नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ एक खास पैनल है जिस पर जो इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियां उस पर हम बात करेंगे इन लोगों के साथ। और ये चर्चा इसलिए भी थोड़ी सी खास है कि ये होली के एक दिन पहले रिकॉर्ड हो रही है। पूरे देश में होली का माहौल है। बहुत अच्छा त्यौहार है होली, और जैसे सारे त्यौहार बहुत अच्छे होते हैं वो इस तरह से होली भी बहुत अच्छा त्यौहार है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होली को जमकर मनाएं, इसका आनंद लें, लेकिन साथ में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि संभव है कि कुछ लोगों को पसंद ना हो। होली की आड़ में ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें किसी के साथ। अपने लोगों के साथ, जिसके साथ आप सहज हैं, सुलभ हैं, उनके साथ होली जमकर मनाएं। पिछले कुछ दिनों में एक चीज़ सामने आई है और वो बहुत महत्वपूर्ण है होली से जुड़ी, कि पूरी दुनिया में जब एक दावा है कि हम अगले कुछ सालों में 1947 तक सुपर पावर बन जाएंगे, विश्वगुरु बन जाएंगे, ऐसी तमाम बातें हैं 2047 में, सॉरी, तब भारत की छवि को होली के त्यौहार पर जो ज्यादतियाँ, खासकर महिलाओं के साथ होने वाली जो ज्यादतियाँ हैं, रंगबाजी और ये वो, उससे बड़ी छवि को धक्का लगता है। और उससे इस एक चीज़ को और धक्का लगता है जो इस देश की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि पर्यटन करो, घाम तापो उत्तराखंड में, दक्षिण में जाके कहीं कुछ और करो। ये सारी बढ़ाने की जो सारी उनके अभियान हैं, वो महिलाओं के साथ होने वाली इस तरह की जोर ज़बरदस्ती की वजह से हिंदुस्तान के पर्यटकों पर तो क्या असर पड़ता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन विदेशी पर्यटक इससे बहुत डर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम्पी की एक घटना हुई जो आप लोगों के सामने आई, जिसमें कुछ विदेशी 2 महिला पर्यटकों के साथ बलात्कार की घटना हुई। जो उनके साथ गाइड था उसका मर्डर हो गया, 2 लोगों की। तो ये सब चीज़ें मिलकर वो पर्यटन और विदेशी लोगों के मन में जो असुरक्षा का भाव पैदा करते हैं। होली के दौरान आने वाली तस्वीरों को रोका जाना चाहिए और इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए, बस। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। होली मनाएं। जो सुर्खियां हैं वो शार्दुल देंगे, लेकिन मैं उससे पहले जो हमारे साथ आज पैनल है उससे आप सबका परिचय करवाऊं। मेरे साथ हृदय जोशी हैं। हृदय पर्यावरण और इन्वायरमेंट से तमाम जुड़े मसलों पर लगातार लिखते पढ़ते रहे। क्लाइमेट का महत्वपूर्ण विषय रहा। हृदय, स्वागत है आपका। और स्टूडियो में मेरे साथ शार्दुल मेरे साथ ही हैं, और साथ में आनंद हमारे साथ ही। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रुचिका शर्मा, जो कि पीएचडी हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और इनका जो अध्ययन है वो मेडिवल हिस्ट्री में है, मध्यकालीन इतिहास में है। तो डॉक्टर रुचिका शर्मा से आज जुड़ने का एक खास मकसद है। आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 हफ्तों के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लगातार औरंगजेब, संभाजी और मध्यकालीन इतिहास की तमाम घटनाओं को लेकर उठापटक जारी है। खासकर एक मुख्यमंत्री हैं जो महाराष्ट्र के, उनका बयान बहुत चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने समर्थन दिया है कि जो औरंगजेब का टूम्ब है, जो उनका मकबरा है, उसको ध्वस्त कर देना चाहिए और कानूनी तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं। एक फिल्म आई है छावा, उसने ये सारा विवाद पैदा किया है। तो हम बातचीत करेंगे रुचिका से विस्तार में इसमें, और बाकी जो पैनल है उसकी भी राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियां हैं शार्दुल, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं, श्रोताओं को। जी अतुल, जैसा आपने जिक्र किया, ये हफ्ता ऐसा ही रहा, अजीब सी खबरों वाला। तो उसमें सबसे पहली महाराष्ट्र से ही है, और ये बीते शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा औरंगजेब के मकबरे को संभाजी नगर जिले से हटाए जाने की मांग का समर्थन किया। इससे पहले महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से औरंगजेब के बारे में सकारात्मक बातें करने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। सकारात्मक? हाँ, अबू आजमी ने कहा था ना कि जैसा बताया जा रहा है औरंगजेब को वैसा लुटेरा नहीं था, उसने अच्छे काम भी किए थे। तो न्यूआंस की तो जगह ही नहीं है डिस्कोर्स में। खैर, पिछले शुक्रवार जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में एक फैशन शो आयोजित हुआ, और उसको लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। ये फैशन शो डिजाइनर लेबल शिवान और नरेश की 15वीं सालगिरह पर रखा गया, और ये एक व्यक्तिगत आयोजन था।
विधानसभा में जब राजनीति गरमाई और आलोचना हुई और विपक्ष ने भी की, तो अपने भाषण में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये फैशन शो प्रदेश में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आलोचना के कुछ धड़े कह रहे हैं कि वो रमजान के महीने में क्यों हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के डीएसपी अनुज चौधरी द्वारा 6 मार्च को की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का समर्थन किया। अनुज ने कहा था कि होली साल में एक बार आती है और शुक्रवार साल में करीब 52 बार आता है, और इसलिए उनकी मुसलमान भाइयों को सलाह है कि अगर उन्हें रंग से उनकी आस्था को अगर ठेस पहुंचती है तो होली के दिन घर से ना निकलें। इसके बाद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि चौधरी पहले पहलवान थे तो उन्होंने पहलवानों वाली बात ही कर दी, लेकिन बात सही कही। हाँ, उन्होंने पूरी तरह समर्थन किया। इसके बाद बिहार में भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी सोमवार को कुछ यही बात दोहराई, अपने शब्दों में, पर उसका लब्बो लुबाब वही था। इस हफ्ते म्यांमार से खबर आई कि झूठी नौकरियों का झांसा देकर बंदी बनाए गए करीब 283 भारतीय नागरिकों को छुड़ा लिया गया और उन्हें थाईलैंड और म्यांमार में भारतीय दूतावासों के सहयोग से वापस भारत लाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वो लगातार ऐसे फंसाए गए नागरिकों को वापस लाने का प्रयास कर रहा है, और मंत्रालय ने हिदायत दी है कि लोग नौकरियों के लिए आश्वस्त होकर जाने से पहले अपने ऑफर्स की और कंपनी की अच्छे से जांच परख करा करें। इस सप्ताह 2024 की वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट भी आई, और हर साल की तरह इस साल भी भारत की स्थिति इस रिपोर्ट में बहुत चिंताजनक है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं। इसमें पहले नंबर पर असम का शहर है बिरनीहाट, और दूसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली फिर से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। एक चीज मेरे समझ में, हृदेश, आप थोड़ा सा अगर आपको कुछ आइडिया हो, बिरनीहाट अरुणाचल, मेघालय और असम और मेघालय के बॉर्डर पर है। वहाँ ऐसा कि दुनिया का सबसे पोल्यूटेड कैटेगरी में शामिल हुआ है, सबसे टॉप किया है उसने। तो वो ऐसा क्या वहाँ पे चल रहा है बिरनीहाट में? आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट को ठीक ठाक माना जाता है, हिली इलाका है, पहाड़ी इलाका, वहाँ पर इतना पोल्यूशन किस वजह से है? देखिए, बर्नीहाट में जो इन्होंने 128 के आसपास उसका एक तरीका ये होता है कि आपका वहाँ की मेट्रोलॉजी कैसी है उस वक्त और वहाँ की जियोग्राफी कैसी है ना, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन आप देखिए, बर्नीहाट का जो एग्जाम्पल है वो ये बताता है कि अब जो है प्रदूषण वो शहर जो आप कैंपेन भी कर रहे हैं पिछले से, वो शहरों की समस्या नहीं रहेगी। अब दिल्ली की आप बात देखेंगे तो 10 में से 6 साल लगातार दिल्ली जो है वो सबसे प्रदूषित राजधानी है, और दिल्ली के पोल्यूशन को मैंने अभी एक वीडियो किया है, इसमें 60% कम करे बिना नहीं हो सकता। तो बर्नीहाट की जो आपने बात बताई वो सही है, वहाँ की जो जियोग्राफी है, वहाँ की जो टोपोग्राफी और मेट्रोलॉजी है, उसका भी अपना एक रोल है। किसी टाइम पे मैंने जो पढ़ा रिपोर्ट में थोड़ा सा, किसी टाइम पे वहाँ का AQI 40,000 के आसपास है। तो वहाँ कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक होगा, पर मैं एक बात और बता दूं कि दिल्ली दूसरे नंबर पर है, पर इन 20 में फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद भी है। तो ये रीजन तो बिल्कुल एक जहर का कटोरा जैसा बन गया, चारों तरफ से गिरे हुए। मतलब यहाँ से आप 50 कोस दूर कहीं पे भी भाग के जाएंगे, आपको माता जी यही कहेंगी कि बेटे जहर के कटोरे, सांस लेना बंद कर दे, वैसे ही मरने वाला। पर ठीक है, हम ठिठोली कर रहे हैं, पर ये बहुत सीरियस इशू है, कोई श्रोता इससे नाराज ना हो। मूल बात वही है कहने की, जो आपने अभी कहा कि शार्दुल ने, कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और व्हीकुलर पोल्यूशन का वहाँ बहुत बड़ा रोल है बर्नीहाट में इस लेवल तक पहुंचने का। तो वास्तव में एक जो मैंने तो सिर्फ इस से कहा था, बिल्कुल आप इसे बिल्कुल जड़ बुद्धि के कह सकते हैं कि वो स्टेट बॉर्डर पासिंग है तो वहाँ टोल जरूर होगा, और वहाँ गाड़ियाँ ट्रक सब खड़े रहते हैं स्टेट बॉर्डर पे, तो ये भी कारण हो सकता है। देखिए, बर्नीहाट जो इलाका है वो सही बात कहने में नॉर्थ ईस्ट का इलाका है और पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी राज्य में बसा हुआ इलाका है, लेकिन वहां पर केवल 50 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में कोई 3 दर्जन से ज्यादा इंडस्ट्री हैं। पहली वजह तो इसकी ये है। दूसरी वजह ये है कि कई बार मेट्रोलॉजी जो है आपको सपोर्ट नहीं करती है, और आपका व्हीकुलर पोल्यूशन भी वहां पर बहुत ज्यादा है। और व्हीकुलर पोल्यूशन में क्या होता है कि जो B सिटी या C सिटी होते हैं, वहां पर नॉर्म्स जो गाड़ी के हैं, सारी गाड़ियां डंप भी की जाती हैं। बड़े शहरों में आप गाड़ी BS6 से नीचे आप मना कर देंगे चलाने में। जैसे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि हम तेल नहीं देंगे, ईंधन नहीं देंगे, लेकिन दोज कार्स गेट
गेटिंग डम्प्ड इन दीज सिटीज। तो वेहिकुलर पोल्यूशन में भी अगर पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, बहुत पुरानी, जिनमें भी ये भारत स्टेज 2, 3 वाली, तो उनमें भी स्टैंडर्ड नहीं होता, गाड़ी का एक अपना डिटीरियोरेशन भी होता है एज के साथ। तो ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात बताने की और जानने की ये है कि बर्निहाट का एग्जाम्पल ये बताता है कि अब केवल शहर जो हैं हमारे, वो बड़े महानगर ही प्रदूषित नहीं है, हमारे रूरल इलाके भी उतने ही हैजार्डस पोल्यूशन से हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हैं, चाहे माइनिंग है, चाहे क्रशर्स चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक समस्या खड़ी करते हैं। जी, भारत सरकार एक नया आयकर बिल लाने जा रही है और इसे सरकार ने पिछले महीने सदन के सामने पहली बार रखा था। इस हफ्ते सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सरकार आयकर विभाग के अधिकारियों को लोगों के सोशल मीडिया, निवेश, जो भी आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल सर्वर्स और अन्य डिजिटल खातों को पूरी तरह से देखने और खंगालने की छूट देगा। बिल में कहा गया है कि अधिकारियों को वर्चुअल डिजिटल स्पेस, यानी जो भी डेटा आपने अपने डिवाइस पर तो नहीं रखा लेकिन वर्चुअल क्लाउड में कहीं भी रखा है, उसको पूरी तरह से खंगालने का अधिकार ये कानून देगा आयकर विभाग के अधिकारियों को, जो प्राइवेसी के लिए और अन्य चीज़ों के लिए लोगों के, जिसे फिशिंग, हमने पहले भी बात की थी कि डिवाइस जब्त करके लोग और संस्थाएं फिशिंग एक तरह से अपने एक्सपेडिशन पर निकल जाते हैं। मंगलवार को खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के निलंबन को वापस लेते हुए उसे बहाल कर दिया और इसके साथ ही संजय सिंह, जो पूर्व अध्यक्ष WFI के और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खास आदमी हैं, उनके पास कुश्ती संघ का पूरा नियंत्रण दोबारा से आ गया है। और ये ब्रजभूषण शरण सिंह, किसी को अगर याद ना हो तो वही नेता हैं जिन पर कई महिला पहलवानों के शारीरिक और यौन शोषण का आरोप लगा था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में महोली से दैनिक जागरण के ये संवाददाता का काम करने वाले राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पत्रकारों से ही जुड़ी एक और खबर तेलंगाना से भी आई। तेलंगाना की 2 महिला संवाददाताओं पी रेवती और थानवी यादव को कथित तौर पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से जुड़ी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने पर उन पर संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम और अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य के मुख्य विपक्षी दल BRS ने इसकी कड़ी आलोचना की है और कहा है कि राज्य में आपातकाल जैसे हालात लौट आए हैं। और अंतिम खबर पाकिस्तान से है। बुधवार 11 मार्च को पाकिस्तान के बलोचिस्तान राज्य में बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के अलगाववादियों ने, या उग्रवादी या रेबल, जो भी आप कहना चाहें, उन्होंने जफार एक्सप्रेस को रोककर 180 के करीब लोगों को बंदी बना लिया और उन्होंने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे के भीतर बलोच राजनीतिक बंदियों और जबरन गायब किए गए लोगों को छोड़ने की मांग रखी। और ताज़ा खबर के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया और इस ऑपरेशन में सभी बंदियों को छुड़ा लिया गया। सारे उग्रवादी, अलगाववादी जो वहाँ थे वो मार गिराए गए और इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के करीब 26 लोगों के मारे जाने की अभी तक खबर है। तो ये इस हफ्ते की सुर्खियां थी। हमारी जो बातचीत का मुख्य केंद्र है वो मैंने जैसा कि पहले बताया, एक तो औरंगजेब को लेकर जो चल रहा विवाद है वो है। इसके अलावा हम साथ में बात करेंगे होली को लेकर जो बयान आया संभल में और फिर उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से समर्थन दिया। इन सब चीज़ों, ये दोनों विषय आज महत्वपूर्ण है हमारी बातचीत के केंद्र में। सबसे पहले मुगल बादशाह अकबर, औरंगजेब को लेकर जो विवाद है उस पर एक फिल्म आई है छावा करके, और उसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि मुझे लग रहा है कि औरंगजेब का जो पूरा विवाद है वो जानबूझकर खड़ा किया गया, क्योंकि छावा को लेकर जो विवाद है उसमें जो कुछ मराठा जातियां हैं उन्होंने फिल्म छावा का विरोध ये कहकर शुरू कर दिया कि उसमें जो मराठों का चित्रण है, डिपिक्शन है, वो फैक्चुअली गलत है, क्योंकि कुछ लोगों को, कुछ मराठों को उसमें संभाजी को धोखा देकर औरंगजेब से मिलते हुए दिखाया गया है और औरंगजेब का साथ देते हुए दिखाया गया। जो मैंने पढ़ा है, मैंने फिल्म नहीं देखी है, डिस्क्लेमर के साथ। इसके बाद वहां पर एक विरोध शुरू हुआ मराठों के एक ग्रुप का कि ये बहुत गलत बात है, मराठों को औरंगजेब का साथी दिखाया गया और संभाजी को, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिकल डायनेमिक्स है।
जब ये चीज शुरू हो गई उसके बाद अचानक से फिर से औरंगजेब का शगुफा छूटा कि औरंगजेब की वहां पर कब्रगाह है उसको ध्वस्त कर देना चाहिए या उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, या औरंगजेब क्या था क्या नहीं था, और टेलीविजन पे बहसें होने लगी। ये तब हो रहा है जब खुद आपस में एक फिल्म को लेकर दो इंटरेस्ट ग्रुप भिड़ गए। ये मेरा अपना आकलन है। लेकिन हम इसके थोड़ा आगे जाकर जो अब तक औरंगजेब और उसके कामकाज और उसकी जो राजनीति थी, उसका जो समय था, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रुचिका शर्मा है। थोड़ा सा अगर आप रुचिका हमें बता पाएं कि जिस तरह का व्यक्तित्व था औरंगजेब, जिस तरह की परिस्थितियों में वो काम कर रहा था, आज की तारीख में उसे किस तरह से जज किया जाना चाहिए? थैंक यू अतुल। मैं इस आपके क्वेश्चन पे आऊँ उससे पहले आपने बहुत एक दिलचस्प बात कही, मराठा प्लस मुगल का जो पूरा, तो मैं अगर 1 मिनट उस पे थोड़ा रोशनी डाल सकूं। ये बहुत सैड है कि लोगों को लगता है कि मराठास अलग थे, मुगल्स अलग थे। मराठास ने जो गुरिल्ला वॉरफेयर सीखा, जो शिवाजी का बिगेस्ट वेपन था मुगल्स के खिलाफ, जिसको मराठी में बरगीर गिरी भी कहते हैं, और इसीलिए बंगाली उनको बोरगी भी बोलते थे क्योंकि वो बरगीर गिरी करते थे। तो ये मलिक अंबर ने उनको सिखाया था, जो कि अहमदनगर के बहुत बड़े किंग मेकर थे, वजीर थे वहां के। एंड उनके अंडर में मराठा की एक टुकड़ी होती थी सोल्जर्स की, और वहां मालोजी भोसले और शाहजी भोसले, शिवाजी के दादा और शिवाजी के फादर, दोनों काम करते। और शाहजी भोसले ने मलिक अंबर के लिए जहांगीर से लड़ाई लड़ी, और जहांगीर के लिए राजपूत ने मलिक अंबर से लड़ाई लड़ी थी। सो इट्स अ वेरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, जो आई थिंक आज क्योंकि हम रिलीजन में बांट देते हैं कि ये हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, तो हम समझ नहीं पाते हैं। बट इट्स एक्चुअली राजपूत वर्सेस मराठा फाइट, जो कि ये 2 डिफरेंट किंगडम्स के लिए लड़ी जा रही है। और शाहजी ने वहीं से बरगीर गिरी सीखी, गुरिल्ला वॉरफेयर सीखी, और शिवाजी को सिखाई। इनफैक्ट शिवाजी भी फॉर 2 years मुगल एम्पायर के लिए काम करते थे अंडर औरंगजेब, बट देन ही फेल आउट ऑफ फेवर, एंड उसके बाद फिर द होल प्रॉब्लम हैपेंड जो इवेंचुअली हुई उन दोनों के बीच में, जिसकी तो हिस्ट्री काफी लोगों को आम मालूम है। तो ये आइडिया कि मराठा बिल्कुल अलग थे और मुगल एम्पायर बिल्कुल अलग थे और कोई रिलीजियस फाइट थी, बिल्कुल बहुत गलत है। हिस्टोरिकली तो ये नहीं हमको मिलता है। अब आते हैं औरंगजेब पर। औरंगजेब की ये छवि आई थिंक इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले ये छवि उसकी क्रिएट की है। ये आइडिया कि देयर इज अ गुड मुस्लिम एंड देयर इज अ बैड मुस्लिम। गुड मुस्लिम अकबर हो गया, जो कि बड़ा ही कोट एंड कोट सेक्युलर है, टू दी एक्सटेंट कि उसके समय में लोग जो मौलवी वगैरह हैं वो उसके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। शेख अहमद सिर्फ हिंदी लिखते हैं कि अरे इन्होंने तो मस्जिद को दान देने से भी मना कर दिया। तो ही इज दैट काइंड ऑफ गुड मुस्लिम। एंड देन यू हैव औरंगजेब, जो अंग्रेजों के हिसाब से इज द बैड मुस्लिम बिकॉज उसने बहुत सारे मंदिर तोड़े, उसने काफी सारे लोगों को इसीलिए मार दिया क्योंकि उसका धर्म अलग था। और ये सब का अगर आप हिस्टोरिकली आंकलन करें तो इसके फैक्ट्स नहीं मिलते हैं हमें। औरंगजेब ने किसी को सिर्फ इसीलिए मारा हो क्योंकि उसका धर्म अलग था, ये दिस मेक्स नो सेंस। उस समय में बहुत धर्म होते थे, लोग अक्सर सिखिज्म वर्सेस औरंगजेब कर देते हैं। सिर्फ सिखिज्म ही वहां उस समय धर्म नहीं था, वैष्णविज्म है, बौद्ध है, जैन है, शैविज्म है, शक्तो है, जगन्नाथ का कल्ट अलग है, ऐसे डिफरेंट बहुत सारे कल्ट्स हैं। तो अगर औरंगजेब को नॉन मुस्लिम कल्ट से प्रॉब्लम होने लग गई तो उनको तो बहुत समय लग जाएगा, और उनकी सारी रेन में फिर यही होता रहेगा कि भाई वो सिर्फ एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में लोगों को पनिश करे, जो कि ऐसा है नहीं। अगर आप सिर्फ से सिखिज्म की बात लें तो सिखिज्म से उनकी जितनी भी लड़ाई रही बहुत पॉलिटिकल लड़ाई रही। गुरु तेग बहादुर के समय में वो फोर्ट्स बनाते थे, जैसे लोहगढ़ करके उन्होंने फोर्ट बनाया था। अब फोर्ट बनाना मुगल एम्पायर के खिलाफ सीधा बगावत का एक साइन है। फिर उसके बाद आप हंटिंग अगर कर रहे हैं, गुरु हरगोबिंद उन्होंने हंटिंग का ट्रेडिशन स्टार्ट किया था, तो दैट ऑल्सो वो भी मुगल एम्पायर के खिलाफ है। मुगल एम्पायर के समय में सिर्फ मुगल एम्परर ही हंटिंग कर सकते हैं। अगर आपको हंट करना है आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो देन यू आर एन एनिमी ऑफ द स्टेट। फिर आप टैक्सेस खुद से कलेक्ट कर रहे हैं, ये शिवाजी ने भी किया था। अगर आप मुगल एम्पायर के हिस्से के टैक्सेस खुद से कलेक्ट कर रहे हैं तो मुगल एम्पायर इज ऑब्वियसली गोइंग टू
टेक रिवेंज ऑन, तो आप उनके पॉलिटिकल एनिमी हो गए, बिकॉज देन यू आर टेकिंग अवे देयर फंड्स। तो ये सब बहुत ही पॉलिटिकल रीजंस हैं। बट मुझे ये शॉकिंग ये लगता है कि कोई भी औरंगजेब की दूसरी साइड दिखाता ही नहीं है, जहां पर औरंगजेब ने बहुत सारे टेम्पल्स को ग्रांट दिए। तो चित्रकूट टेम्पल है बालाजी में, अयोध्या के पास, वहां पर इतना बड़ा एक फरमान मौजूद है जो कि उस समय के महंत बालक दास निर्वाणी को दिया गया था, और उसमें साफ लिखा है कि औरंगजेब ने ग्रांट दिए और ये गांव टैक्स फ्री कर दिए, माफी ग्रांट्स बोलते थे उस समय उनको। अच्छा। माफी कर दिए ताकि उनके जो टैक्स थे वो इस मंदिर को जा सके, उसकी रख रखाव के लिए, अपकीप के लिए। इनफैक्ट वहाँ एक लेजेंड भी है, अगर आप जाएंगे, अब तो खैर बहुत माहौल बदल गया है, बट अगर आप लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे कि गैरत खान नाम का एक जनरल था औरंगजेब का, जिसने ये पूरा मंदिर अपनी देखरेख में बनवाया। उसके बाद लिस्ट और भी लंबी है। सोमेश्वर नाथ टेम्पल एक करके है इलाहाबाद में, वहां पर एक धर्म डंडा करके एक पिलर है, वहां लिखा है कि औरंगजेब इलाहाबाद आए थे और उन्होंने 16 टेम्पल्स को ग्रांट दिया। सोमेश्वर टेम्पल को तो दिया ही दिया। उसके बाद एक टेम्पल है गोपीनाथ टेम्पल करके गोपामाऊ में, वहां पर भी इंस्क्रिप्शन मौजूद है 1699 की, कि नौनिध राय करके एक इंसान थे जिसको ग्रांट मिला था औरंगजेब से मंदिर बनाने का। उन्होंने मंदिर बनाया और जो टैंक है वो भी उन्होंने बनाया, दोनों औरंगजेब के सानिध्य से, उनके पैसे से, उनके ग्रांट से। उसके बाद जंगम जो सेंट्स थे उनको ग्रांट मिला। जैन्स खासकर औरंगजेब से बहुत मोहब्बत करते थे। जैन्स ने तो जितनी भी किताबें लिखी हैं, डिफरेंट जैन सेंट्स ने औरंगजेब के साथ, वो तो तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। मैं एक कोट दूंगी, वैसे तो मेरे पास 3-4 हैं, but I'll just give one quote because this is very important. यहाँ पर the book is पद्मानंदी पंचविशिका, और ये 1722 विक्रम संवत में लिखी गई थी, which would translate to 1670 AD के करीब। और ब्रज में है तो थोड़ा मैं पढ़ देती हूँ। राजा कराई श्री औरंग शाही, जाके नाही किसी परवाही न भाई, भीता कछु तके राजा, धर्मी भवि जाना पढ़ने के राजा। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर औरंगजेब का रूल है, और जिसको कोई परवाह ही नहीं, मतलब जिसको कोई परवाह नहीं है, और उनके साम्राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों को जो अलग धर्म फॉलो करते हैं, जो धार्मिक है, उनको किसी भी चीज की कोई डरने की जरूरत नहीं। तो अगर आपका धर्म अलग है तो आप उस धर्म की पालन कर सकते हैं, उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उस धर्म के बारे में किताब लिख सकते हैं। जो पद्मानंदी पंचविशिका जैन धर्म के बारे में किताब, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो उनकी रिलीजियस टॉलरेंस का बखान ये पर्टिकुलर किताब करती है। वेरी सिमिलरली एक और किताब है ब्रह्म विलास करके, 1755 में लिखी गई थी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ औरंगजेब्स रेन, अराउंड 1700 के करीब होगी ये। तो वो बोलते हैं कि ये जो औरंगजेब हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं वो सब जगह माने जाते हैं, और किंग का इतना रुतबा है कि किसी को किसी भी तरीके का डर नहीं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वहां पर आज हम औरंगजेब को मानते हैं कि भाई लोग बहुत डरते थे उससे, कि अपना धर्म नहीं फॉलो करते थे और वो क्रूर थे और मार देते थे, लेकिन जैन्स एग्जैक्टली ऑपोजिट बता रहे हैं। तो इनफैक्ट औरंगजेब के एम्पायर के सबसे बड़े फंडर was a Jain named शांतिदास जवाहरी, and औरंगजेब in order to return the favor, जो कि बड़ा कॉमन होता था उस समय राजा और फंडर्स का, उन्होंने उनको अबू गिरनार और शत्रुंजय के टेम्पल्स को, जो जैन टेम्पल्स थे, उनको बहुत ज्यादा ग्रांट दिए, बिकॉज शांतिदास जवाहरी अगर इतना पैसा लगा रहे हैं उनके एम्पायर में, तो ही हैज टू रिटर्न द फेवर। ठीक बात। ये बहुत एक कॉमन हिस्ट्री में आप देखेंगे बहुत कुछ देखने को मिलता है। राजपूत औरंगजेब के अंडर सबसे ज्यादा थे, 33% वर्कफोर्स उनकी राजपूत थी, बिल्कुल अकबर से भी ज्यादा। इनफैक्ट आप ये सारे जो फेमस बैटल हैं, चाहे शिवाजी के अगेंस्ट, चाहे तानाजी के अगेंस्ट, उनकी सबका नेतृत्व, औरंगजेब के फोर्सेस का नेतृत्व राजपूत ही कर रहे हैं। तो तानाजी के अगेंस्ट उदयभान राठौर हैं, मान सिंह लेकर आते हैं शिवाजी को पकड़कर। ये जो
ये सारा जो आइडिया है कि समहाउ औरंगजेब एक मुस्लिम शासक है और वो हिंदूज को पनिश करें, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता अगर इतनी बड़ी वर्कफोर्स उनकी राजपूत हो। रुचिका, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दी है और उसको लेकर हमारे यहाँ जो पैनल पे यहाँ पे लोग हैं उनके मन में बहुत सारी चीज़ें और आई हैं, इससे जुड़े सवाल हैं। तो हृदय कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आनंद और शार्दुल का एक एक कॉमेंट लेते हैं, देन विल कंटिन्यू दिस। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरी बहस के शुरू होने से मुझे एक बात की खुशी है कि थोड़ी देर के लिए नेहरू जी से ध्यान हटाए, क्योंकि अभी तक नाकामी के लिए नेहरू जी पे ध्यान रहता है। मैं लाऊंगा उन पर ध्यान जी, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। मैंने आपके मैसेज के बाद कि आप इस बार चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं कोई इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ और जानकार भी नहीं हूँ, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जिसको गाली दी जाती है वो ही डजंट लाइक, वो पसंद नहीं करते औरंगजेब को। दूसरी बात यह है कि जो ये राइटर की किताब है ऑड्रे ट्रस्क, मैं अगर इनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, रुचिका, मेरा आपसे सवाल है कि ये काफ़ी औरंगजेब को डिफेंड करने वाली पुस्तक है, औरंगजेब द मैन एंड द मिथ, पर इसमें भी वो मानती हैं कि कम से कम दो छोटी छोटी बातें मैं कहूँगा, उस पर आपकी टिप्पणी। इसमें भी वो मानती हैं कि कम से कम सम कपल ऑफ डजन टेम्पल्स उन्होंने ज़रूर तोड़े, ये बात को सेफली कहा जा सकता है, उसकी वजहें जो भी हों। और दूसरा, औरंगजेब के बारे में कहा जाता है, मैंने किताब पूरी अभी ख़त्म नहीं की है, कि उसने 1680 के बाद शायद अपने सेकेंड पार्ट ऑफ हिज टेन्योर ही उन्होंने जजिया लगाया, राइट? तो क्या ये दोनों बातों पर कि कुछ मंदिर तो औरंगजेब ने जो दर्जन भर से या 2 दर्जन से ज्यादा थे जरूर तोड़े, और जजिया कर भी लगाया जो हिंदुओं पर था, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते जब हम औरंगजेब को के बारे में बोल रहे हैं, उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक कोई भी सीरियस इतिहासकार दोनों बातों को डिफेंड नहीं करेगा, क्योंकि दोनों बातों के फैक्चुअल प्रूफ है, प्राइमरी सोर्सेज में मेंशंस है। ऑड्रे ट्रस्ट ने जो बात कही है उनके मंदिर तोड़ने के 10 से 12, वो उनसे पहले रिचर्ड ईडन ने एक पूरी लिस्ट बनाई है कि 1192 से 1700 तक लेकर कितने टेम्पल तोड़े गए। 80 का वो आंकड़ा लेकर आते हैं, उसमें से 10 से 12 औरंगजेब ने तोड़े, उससे ज्यादा की फिगर नहीं है औरंगजेब की। तो आज जो लोग मानते हैं कि सैकड़ों मंदिर तोड़े, पता नहीं 1000 2000, नॉर्थ इंडिया में एक भी टेम्पल सिर्फ औरंगजेब की वजह से नहीं है, वो आई थिंक बहुत हेवी एग्जैजरेशन है, उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो ये तो कोई आइडिया ही नहीं है कि टेम्पल्स नहीं टूटे हैं औरंगजेब के रेन में, सर्टनली टूटे हैं। और जिजिया, आई थिंक जिजिया की हिस्ट्री औरंगजेब से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, अकबर के टाइम से शुरू हो जाता है। तो अकबर ने जब पहले 1562 में जिजिया हटाया, a lot of people don't know, उसके बाद उन्होंने 1575 में दोबारा लगा दी। तो क्योंकि अकबर का उस समय अपने मौलवियों के साथ एक अलग जंग चल रही है, जहां पर पहले वो अगर उनके अगेंस्ट है तो उसके बाद वो 1575 में ही वांट्स टू विन देम बैक, फिर उसके बाद 1579 में वो फिर से हटा देते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट ये हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो क्यों करते हैं, पूरी वो डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं। महजर अपने आप को कुरान का सबसे बड़ा इंटरप्रेटर घोषित कर देते हैं, मुजतहिद, अपने आप को सुल्तान इस्लाम कहते हैं, ऑल दैट। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो उसके बाद फिर ये 1579 से काफी समय तक बंद रहा। फिर उसके बाद जब शाहजहां आए, ही वॉज द फर्स्ट आफ्टर अकबर टू रीइंपोज दिस। तो ये भी लोग बहुत भूल जाते हैं कि जजिया उस समय भी, तो जजिया शाहजहां के बाद से, फिर उसके बाद औरंगजेब ने जब इम्पोज किया, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एक बहुत अच्छा एक्स्ट्रा सेस था। सेम फॉर पिलग्रिमेज टैक्स, जो हज टैक्स है, जो अगेन अकबर ने माफ कर दिया था, फिर इम्पोज हुआ, फिर माफ हो गया, फिर से शाहजहां ने शुरू किया। तो ये दोनों टैक्स का बंद होना, शुरू होना फाइनेंशियली बड़ा डिपेंड करता था कि मुगल एम्पायर फाइनेंशियली किस स्टेट में है। एंड शाहजहां के समय से, बिकॉज ऑफ जहांगीर, जो लोग आज मानते हैं कि औरंगजेब की वजह से पतन हुआ, मेरे हिसाब से जहांगीर की वजह से पतन हुआ। तो जहांगीर के हिसाब से, जहांगीर ने जो प्रॉब्लम्स की, जो करप्शन आ गई मनसबदारी सिस्टम में, वो फाइनेंशियली ये सारे डिफरेंट सेसेस लाना बड़ा जरूरी था इन ऑर्डर टू गेन बैक। और प्लस डेक्कन तो एनीवे वाज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक फ्रंटियर, उसमें बड़े पैसे जा चुके थे। तो आई थिंक जिजिया लाना वाज मोर अ फाइनेंशियल डिसीजन देन कि ओ आई एम अगेंस्ट हिंदूज। बट फाइनेंशियल डिसीजन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन ना?
हाँ नहीं वो तो ऑब्वियसली है, बट एट द सेम पॉइंट पिलग्रिमेज टैक्स भी होता था, हज टैक्स भी है जो सिर्फ मुस्लिम्स देते थे, जो हिंदूज नहीं देते। तो आई थिंक दोनों का एक रिलीजियस बेसिस है, एंड दोनों ही डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, व्हिच इज व्हाई अकबर ने इसको इनिशियली खारिज कर दिया था, बिकॉज ही न्यू दैट दीज वर टैक्सेस व्हिच आर डिस्क्रिमिनेटरी। बट क्या डिस्क्रिमिनेशन वाज द ओनली रीजन टू ब्रिंग इट बैक? दैट आई थिंक इज नॉट द केस। आनंद? नहीं, पहली बात कि ये जो चर्चा अभी बहस शुरू हुई है उसका कारण जो है वो फिल्म हो, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिल्म जो बॉलीवुड की मसाला फिल्में हैं वो ऐतिहासिक तथ्यों को दूसरे कारण से प्रस्तुत करती हैं। उसमें एक सेकंड खाली रुको, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, मैं बता दूं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए, थोड़ा कंटेम्प्रेरी, कि औरंगजेब पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत खास कर लगातार सेंटर फिगर बने हुए थे। इलेक्शन से पहले, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, 2023 से 24 के बीच में करीब करीब 18 से 20 सांप्रदायिक दंगे, झड़पें, हिंसा कम्युनल लाइन पे हुई हैं महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में। सिर्फ औरंगजेब की, किसी ने औरंगजेब की फोटो लगा दी, किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कोई लिख दिया, किसी ने कोई बयान दिया है, इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द, औरंगजेब के इर्द गिर्द इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। नाम बदला गया है इस बीच में उस शहर का, औरंगजेब की जहाँ पर वो है। तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार होती रही हैं पिछले 2 सालों के दौरान। तो मैं दूसरी बात बता रहा था कि जैसे फिल्म में जो प्रस्तुतिकरण है वो एक आधार नहीं हो सकता है। वो 60 के दशक में मुगले आजम आई थी, उसमें भी ऐतिहासिक तथ्य जो है तोड़ मरोड़ के थे। उसके बाद जो जोधा अकबर फिल्म आई वो भी ऐतिहासिक रूप से अगर तोला जाए तो उतना सटीक नहीं होगा। उसके बाद छावा भी उसी तरह की है। तो फिल्मों को जो है ऑथेंटिक हिस्ट्री का एक पैमाना बना के नहीं, उसमें मनोरंजन के भी आप पृथ्वीराज को भी जोड़िए उसमें, चंद्र बरदाई की एक रचना के आधार पर उसको सत्य इतिहास बनाकर पेश किया गया। फिर इस दशक के शुरू में अशोक पर जो फिल्म आई थी उसमें भी शाहरुख खान वो भी जो है एक बॉलीवुडियाकरण था उसका। तो मतलब उसमें तो लग रहा था कि अभिनेता अब कुछ देर में अंग्रेजी भी बोल सकता है। तो इसमें तो ये एक बात है। लेकिन औरंगजेब को लेकर ये तो है कि जैसे हिस्टोरियोग्राफी भी बटी हुई है, कुछ कुछ मामलों में सहमति है, कुछ में नहीं है। अब जादूनाथ सरकार जो कि मेडिएवल इंडिया के एक बड़े इतिहासकार हैं, उनको पढ़िएगा तो कुछ और दृश्य आएगा। फिर आप इरफान हबीब या सतीश चंद्रा को पढ़िएगा तो कुछ दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो लोगों के पॉइंट्स ऑफ एम्फेसिस अलग हैं, ये भी है। तो जिन पे अब जैसे जिनको राइट ऑफ द सेंटर नहीं क्लब किया जा सकता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं थे, लेकिन मतलब दूसरे के तथ्यों को लेकर ही उनका जो आकलन था, तो उन्होंने औरंगजेब को रिलीजियस फैनेटिक किया है, बताया है, टू मुस्लिम टू बी अ रूलर। हाँ, तो वो बताया है। और जो इनफैक्ट नेहरू का जो पूरा का पूरा औरंगजेब को लेकर वो था कि ये आदमी जो अकबर और हुमायूं के बाद से मुगलों ने हासिल किया था हिंदुस्तान में, उसको पूरी तरह से बैक उस पे ले गए, बैक गियर में डाल दिया औरंगजेब ने। नहीं तो और फिर जो एक गिरीश शाहने की इस किताब की एक का रिव्यू है, इस किताब पे जो ऑड्रे टस्के के क्लेम्स हैं इसमें, उसका रिव्यू उन्होंने किया है। गिरीश शाह ने मुंबई बेस्ड हिस्टोरियन हैं, आर्ट क्रिटिक हैं, और तो स्क्रॉल में उनका निबंध आया था जब ये किताब आई थी उसी के आसपास। तो उसमें उन्होंने बहुत संतुलित ढंग से इस किताब के क्लेम्स को डिमोलिश किया है, स्क्रॉल में इससे है। और उन्होंने उनका विश्लेषण है कि औरंगजेब जो है, जो कॉन्टेम्प्ररी स्टैंडर्ड्स हैं, अभी समकालीन जो मापदंड हैं, सिर्फ उसके हिसाब से बिगट नहीं थे, वो उस समय के हिसाब से भी बिगट थे। और इसमें कई जैसे क्लेम्स हैं, जैसे इस किताब में क्लेम एक प्रशासनिक किया गया है कि औरंगजेब जो है लगभग जो है सबसे बड़ा साम्राज्य जो है हिंदुस्तान का खड़ा किए हैं। उसको उन्होंने मौर्यन समय के
जो मैप को अशोक के समय को लाया है और उन्होंने कहा है कि लगभग यही है। सो ये काम अशोक ने सेंचुरीज पहले कर दिया है। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा है कि ये दावा कि इतने मंदिर तोड़े और इतने मंदिर का इन्होंने बचाव भी किया, ग्रांट्स दिए या बचाव किया, ये तो गिरीश शाह ने कहा कि अगर कोई सेक्सुअल प्रेडेटर है, वो 100 महिलाओं को मोलेस्ट करता है, 50 को छोड़ देता है, तो आपको क्या कहिएगा कि वो महिला का बहुत बड़ा रक्षक है। तो ये उन्होंने कहा है, उनका अपना इंटरप्रिटेशन उनका इंटरप्रिटेशन है। और उन्होंने कहा है कि इसमें कहा गया है कि बहुत थिन एविडेंस दिया गया है कि ये लोग मंदिर का एक तोड़ने की परंपरा थी एक पॉलिटिकल रीजंस के लिए। तो उन्होंने कहा है कि उसमें जो मंदिर तोड़े जाते थे लेकिन उसकी मूर्तियों को पुनर्स्थापित किया जाता था, ये नहीं कि मतलब पूरी तरह ध्वस्त। और दूसरा है कि इसमें ऑड्रे टस्के ने एक दिया है प्रमाण कि ये मंदिर को, तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअली हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन पे है कि वो मंदिर के हाथियों ने ध्वस्त किया था। तो मतलब एक था कि टस्कर्स वगैरह, और उसके अलावा इनके पास ज़्यादा प्रमाण नहीं है। फिर और भी कई तरह से, मतलब मैं कहूँगा गिरीश शाह ने का, और गिरीश शाह ने स्क्रॉल में, जबकि बहुत किसी भी हिसाब से नहीं जिसको कहा जा सकता है लेफ्ट लिबरल हिस्टोरियन ही है, लेकिन उन्होंने औरंगजेब पे ट्रस्के का कहा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन थिन हिस्टोरिकल एविडेंस, और मोस्टली उन्होंने फॉल्सिफाई किया है। तो ये फिर और भी चीज़ों की उन्होंने बात की है। एक लैंड इंडोमेंट्स की बात की है कि वो रिलीजियस लाइन पे देखा जा सकता है। अच्छा। और इंडोमेंट्स की, जिजिया की भी बात की है उन्होंने। तो बोले कि जब इतना माउंटिंग एविडेंस है तो ऐसी क्या हिस्टोरिकल नेसेसिटी है कि इसको वाइट वॉश किया जाए। मैं मराठा वाले सवाल पे आ रहा हूँ। जी। जैसे कि मराठा में शिवाजी का और औरंगजेब का जो है, जैसे आप नेपाल की मिलियन मीट्रीज नाउ पढ़िएगा, तो उसमें उन्होंने आज से, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि आज से कई दशक पहले इस चीज़ को देखा था, और उन्होंने विश्लेषण किया है कि 60 के दशक में जो शिवाजी है एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे मराठा पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि उस समय जब शिवसेना बनी तो उनको जो एक रेजिस्टेंस का, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस फिगर चाहिए, तो शिवाजी एक बहुत पोटेंट फिगर थे, और उनका जो डिफिकेशन हुआ वो एक पोटेंट फिगर थे। जो अदरिंग था वो साउथ इंडियन था उस समय, तो 60 के दशक में, तो साउथ इंडियन माइग्रेंट्स के खिलाफ या ये मुंबई वगैरह में जो शिवसेना की पॉलिटिक्स में अचानक आप देखिएगा कि शिवाजी वो हमेशा एक महाराष्ट्र के लिए हीरो हैं, लेकिन उस समय उसका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, उसके आधार पे वो एक पोटेंट सिंबल बने। फिर नेपॉल कहते हैं कि 80 के दशक में जो सांप्रदायिक दंगों के वजह से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक जो पॉलिटिकल स्पेस बना, उसमें जो अदरिंग जो है वो उनका औरंगजेब वर्सेस ये होने लगा, और मुस्लिम्स के अगेंस्ट अ सिंबल ऑफ आउटसाइडर फिर औरंगजेब हो गए, इनसाइडर फिर शिवाजी हो गए। तो ये फिर जो बाइनरी है ऐसे बट गई। तो वो एक जो नॉन नेगोशिएबल फिर मराठा पॉलिटिक्स में आया, जो मेन स्ट्रीम पार्टियां थीं, जो अब कांग्रेस है या भाजपा भी, अब उसको टच, भाजपा तो फिर भी शिवसेना से एक आइडियोलॉजिकल स्पेस शेयर करती है, लेकिन और अब वो हो गया कि नॉन नेगोशिएबल है भाई, शिवाजी को कोई टच नहीं करेगा इस मामले में। तो और ये इनका ये जो एक तरह से प्रोजेक्शन है कि सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो है पॉपुलर साइकी में आ गया फिर। ठीक बात। शार्दुल, देखिए, मैं जब इस विषय पर पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ नहीं आया कि औरंगजेब पे बात करना इतना ज़रूरी क्यों है। मैं आपको समानांतर एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 पीढ़ियों पहले मेरे एक पड़ दादा की दुश्मनी थी और मैं आज उसे निभाने चलूँ, तो हर कोई मुझे च से क्या बताएगा। नहीं, साफ कहना भाई, इतनी बकवास हो रही है तो ये कहने में क्या दिक्कत है। आपको मतलब ढपोर शंख बताएगा कि भाई तेरे को कोई काम नहीं, तेरे दादा को मरे हुए, पड़ दादा को मरे हुए 600 साल हो गए। और ये सारे इशू जिस पे थोड़ा सा आप लोगों ने भी प्रकाश डाला, ये राजनीति के तरीके हैं, इसीलिए मैं इस पर बात ही नहीं करना था। देखिए, इतिहास एक
एकेडमिक इशू है, पढ़ना चाहिए, सीखने के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन ये बात एक इंसान पे भी लागू होती है और ये एक समाज पे भी लागू होती है। जो समाज ईमानदारी से आत्मचिंतन नहीं कर सकता, अपनी कमियों को, अपने सच को स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए नहीं कर सकता, वो पिछड़ा ही रह जाएगा। इस देश में कितने, मैं नोट करके आया था, 16 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आज भी, जब हम अब तो विश्व गुरु बनने ही वाले हैं ना, आउटर पे है ना, एकदम आउटर पे, हाँ आउटर पे खड़े हैं, टोल पे बस बनने ही वाले हैं, है ना, विकसित देश बस होने ही वाला है। वहां पर 16 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आज भी साफ पीने का पानी नहीं है। 31,500 से ज्यादा बलात्कार इस देश में होते हैं हर साल, ये 2022 की फिगर है ना। आप रखेंगे रोज के हिसाब से कितने हो रहे हैं, बाल विवाह हो रहे हैं। आपने एग्जांपल दिया हम्पी का, एक और तमिलनाडु से आई थी, वहां 14 साल की बच्ची को उठा के ले आ रहे थे 4-5 लोग शादी करके जबरदस्ती। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग रेशों में ये सब फैला हुआ है, लेकिन इस पर कोई सवाल ना पूछे, इसीलिए सरकार और राजनीति ये करती है। अब आप एक बात बताइए, आज सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, हर जगह मोबाइल फोन है। आप लोग तो मुझसे आयु में भी थोड़े बड़े हैं, जब ये मोबाइल फोन नहीं थे, याद करिए हिंदुस्तान में कैसे लोग अपनी दबंगई चलाते थे। लोग इंसानी फितरत को, मानव प्रकृति यही है कि जिसके पास ताकत आएगी वो बहुत कुछ होगा, हो सकता है अच्छा हो बुरा हो, लेकिन वो वर्चस्वी जरूर होगा, वो सब अपने अंगूठे के नीचे रखेगा। तो ये कहना कि मध्यकालीन मिडीवल युग में लोग बड़े उदारवादी थे, बेवकूफाना बात है। आज भी देख लीजिए, किसी की दबंगई होती है तो वहां पे हर पिछड़े व्यक्ति को, जिसको भी इंसान दबा सकता है, वो उसे दबाता है, कुचलता है। यही महाराष्ट्र का देखिए, दिसंबर का जो आया था, जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी, मुंडे ने जो दिया, क्यों दिया? क्योंकि उन्हें लगा वो उससे बच सकते हैं। क्या पुराने जमाने के राजा नहीं बच सकते थे? राजा होने का मतलब ही है आपकी एक छत्र सत्ता, आप जो मर्जी करेंगे जिसके साथ, और उसके पीछे लोग आज लड़ मर जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब आप तक पीढ़ियों तक जब आपके साथ अन्याय होगा, आप वंचित रहेंगे, सिस्टम ऐसे बना हुआ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा किसी ना किसी वजह से। इंसान के दिमाग में, हमारा ब्रेन नेचुरली इवॉल्व है पैटर्न ढूंढने के लिए, और वो कई बार गलती करता है, वो वहां भी पैटर्न ढूंढता है जहां होता नहीं है, क्योंकि वो आउटर लेयर में नेक्रोकॉर्टेक्स में होता है। ऐसे ही हम दुनिया से अडेप्ट करते हैं, और हम पैटर्न ढूंढना चाहते हैं, हम किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि आसान है किसी और पे तोहमत लगा देना बजाय अपने समाज के उत्थान के लिए। हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे एक एग्जांपल इसके लिए बड़ा अच्छा लगता है, आधुनिक हो सकता है, लेकिन आप अगर सिमेंटिक्स में जाएंगे तो बिल्कुल गलत हो सकता है, पर एक ऊपर बात मैं कर रहा हूं। जर्मनी पूरी तरह द्वितीय विश्व के बाद तबाह हो गया था, देश बट गया था, लेकिन आप जर्मनी की पॉलिटिक्स से अग्री करना करें, उनके कल्चरल वैल्यूज को माने ना माने, आप उनको कितनी ही तोहमत भरी नजरों से देखते हो, आप उसे कम से कम ये मना नहीं कर सकते कि 90 का दशक आते आते उन्होंने सही में अपने समाज में आत्मचिंतन किया, उस बंटवारे को वापस लिया और वो फिर से दुनिया में ऊपर आ गए। लेकिन हम आज भी लड़ रहे हैं कि 600 साल पहले क्या हुआ था। अरे भाई, वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं था, और अगर तुम्हें सड़क पे मिल भी जाए ना, वो आज अगर हाइपोथेटिकल रीइंकारनेट हो जाए टाइम मशीन से, वो तुम्हारा गला काटने से पहले 2 मिनट नहीं लगाएगा तुम्हारे बोलने के तरीके से। क्योंकि आज के युग में जैसे हम जो बोलते हैं और तब जैसे लोग चामचागिरी करते थे, वो बराबर होगा। एक चीज और, ये अधिकतर इतिहासकारों में रजामंदी है, चाहे वो लेफ्ट वाले हों, चाहे राइट वाले हों, चाहे कोई भी हो, कि भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य जो पैदा हुआ हिंदू मुसलमान का, वो अंग्रेजों ने बहुत उसे पालित और पोषित किया। तो हम उन चश्मों से आज बंटवारे के बाद के उससे कहीं ज्यादा पुरानी हिस्ट्री को देख रहे हैं, जो अपने आप में गलत है। 400 साल पुरानी हिस्ट्री को, ठीक बात है। बस ये आई एम श्योर कि रुचिका के पास कई सारे बातें होंगी कहने के लिए। इन तीनों चारों लोगों की बातें सुनने के बाद मैं 1-2 चीज़ें बस और जोड़ना चाह रहा हूँ, उसके बाद रुचिका से फाइनल कमेंट लेंगे। पूरे मुगलिया दौर में के इतिहास को देखें तो औरंगजेब सबसे ताकतवर शासक रहा, सबसे बड़े हिस्से पर उसने राज किया हिंदुस्तान के, और उसका जो एक्सपेंशनिस्ट नज़रिया था, रवैया था अपने शासन का, उसमें इसमें कोई आपको, जैसे आनंद ने दिया एविडेंस, आपने हृदय बताया, उसमें कहीं ना कहीं एक रिलीजियस फैनेटिज्म है उस पूरे एटीट्यूड में, और वो दिखता है समय समय पर। लेकिन 50 साल लंबा जो शासन है, उस लंबे शासन को जज करने के बहुत सारे तरीके हैं, और उसमें जैसे जो मंदिरों को ढहाने की बात है, अब उसका एक तर्क हो सकता है कि भाई किसी ने एक ढाए हो चाहे 10 ढाए हैं। दूसरा, ये हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर शासन चलाने वाला आदमी कोई कहीं पे
मास कन्वर्जन जैसी स्थिति कभी का कोई उदाहरण या कोई घटना या कोई इस तरह की चीजें, या गैर मुसलमानों के मास एग्जीक्यूशन की घटनाएं, वो आदमी बेसिकली विशुद्ध रूप से पावर हंग्री एक शासक था जो राज करने की, जिसके अंदर अदम्य लालसा थी कि मैं राज करना है, मुझे अपने राज को बढ़ाना है। उसके लिए वो एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई, दूसरी लड़ाई के बाद तीसरा फ्रंट, चौथा फ्रंट खोल रहा है, दक्कन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मराठा जा रहा है ना, तो ये सब कर रहा है वो। लेकिन उसकी रुचि में जो 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 फेनेटिसिज्म होता है, जो बिगटरी है, वो कि आपने एक हिस्सा जीता वहां पर, जो तलवार के बल पर जो मिडिवल काल में या बाकी जगहों पर जो हुआ, जहां पर इस्लाम ने धर्म का एक्सपेंशन किया, उस तरह का एक्सपेंशन का एक भी उदाहरण औरंगजेब की तलवार से नहीं हो रहा कि औरंगजेब ने एक हिस्सा जीता, वहां पर पूरी तरह से इस्लामाइजेशन किया, जनता का कन्वर्जन किया, जो नहीं माने उनका एग्जीक्यूशन किया, तलवार के घाट उतार, ये सारी चीजें मिसिंग है। लेकिन उसका अपना एक वैल्यू सिस्टम है, और वो मिडिवल टाइम का अपने धर्म से प्रेरित वैल्यू सिस्टम है, जिसमें वो एक मुसलमान है और उस मुस्लिम दृष्टि से वो राज कर रहा है। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के औरंगजेब का आकलन करना। लेकिन फिर बात वही आती है कि इसके लिए एक बहुत डीप एकेडमिक नजरिया भी चाहिए, फिर आपको उतना अध्ययन चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि रुचिका के अलावा और आनंद के अलावा किसी ने बहुत ज्यादा हिस्ट्री का उस तरह से अध्ययन किया होगा। एक चीज है उसी पॉलिटिकल नेसेसिटी का जी, जो अब आप देखिए कि राजपूतों का इस्तेमाल वो कर रहा है, राजपूती नोबिलिटी सबसे, जो इन्होंने भी बताया, सबसे ज्यादा था। उसका शाहने उसका तर्क देते वही कि उसका शासनकाल इतना था, तो पिछले मुगल शासकों से, और उसका विस्तार भी ज़्यादा था, तो उसका ज़्यादा रहेगा, मतलब कि हाँ, क्योंकि अभी भी जैसे कि आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू आप जिसको बहुत बिगट लीडर अभी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में भी मानते हैं, वो भी कई वर्गों को साथ लेके चलेगा, क्योंकि उसे भी पॉलिटिक्स तो करनी है। तो जो उनका जो एसिमिलेशन का जो है कि राजपूत प्रिंसिपल जो नोबिलिटी वगैरह को, ये तो मतलब मैं शाहने के ही लेख को बता रहा हूँ कि उन्होंने तर्क दिया है कि जो ऑब्वियसली जो प्रोपोर्शनल एक्सपेंशन होगा, तो उसी तरह से जो एसिमिलेशन एकोमोडेशन भी उसी दृष्टि से होगा। लेकिन वर्ल्ड व्यू जैसे कि एक प्राइवेट स्फेयर में वो ऑर्थोडॉक्स हो सकता है, जैसे कि दारा शिकोह का भी कई जगह जिक्र है कि उसके नवाजी बोलता था उनके प्राइवेट स्फेयर में। लेकिन यही है कि वो प्राइवेट स्फेयर में जो उसकी का रिलीजियस आउटलुक था, वो कई बार उसके पॉलिटिक्स पे हावी हुआ कि नहीं, वो और सब जो मुगल शासक हैं उनके प्रोपोर्शन में वो कहाँ है। ये एक कॉम्प्लेक्सिटी का विषय है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक छोटी सी बात जोड़ लूँ बस। हाँ शार्दुल, देखिए उसके बाद ज्ञानी लोग बोलेंगे, मैं तो आपकी बात सुन रहा था तो मुझे याद आया कि पहली बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, विजेता ही इतिहास लिखता है। छोड़ दीजिए 400-500 साल पुरानी बात, अभी देख लीजिए 20 साल पुराने चुनाव के रिजल्ट के बारे में क्या कहा जाता है कि सब एक ही के उससे हो गया। दूसरा, जिसको भी जरा सी भी राजनीति की समझ है वो जानता है कि सबसे लड़के उग्र पॉलिटिकल वेहेमेंस जिसे आप कह सकते हैं, या अग्रेसिवनेस जिसकी आप बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा लंबे समय तक कोई भी शासन नहीं चलता। राजनीतिक लेन देन से ही चलती है, और हिंदुस्तान जैसे देश में आज भी नहीं चल पाती है ना। लोगों को लगता है उस टाइम चल जाएगी, तब तो पहुंचने में ही महीनों लग जाते थे। तो आपको नफा नुकसान देखकर राजनीति करनी पड़ती है। और आखिरी चीज जो आप कह रहे थे कि सत्ता की चाहत, और राजा और उनके राजकुमार तो छोड़ दीजिए, हर सभासद का टिकट मांगने वाला व्यक्ति ना सपना देखता मैं भी एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये राजनीति की नेचर है, आप इस राजनीति से नहीं छीन सकते। बस एक चीज, आनंद की जो बात है, आनंद ने जो कहा ना कि जो बहुत ज्यादा फेनेटिक या बिगट भी होगा, वो भी अपने उसमें बहुत सारे समूहों को लेकर चलेगा। तो मुझे किसी की याद आ गई कि बहुत सारे समूहों को लेकर चलने का दिखावा बहुत सारे लोग करते हैं, तो क्या आज के समय में हम किसी से कर सकते हैं? रुचिका, आप अपनी बात रखें। उससे पहले हृदय को यहाँ से जाना है, कहीं उनकी मीटिंग है, तो हृदय को हम इस चर्चा से छुट्टी देंगे, लेकिन उससे पहले हृदय का जो रिकमेंडेशन है वो ले लेते हैं, फिर हृदय। नहीं, मैं अपने रिकमेंडेशन की जिम्मेदारी आप पे डालता हूँ कि जो रिकमेंडेशन अभी मैं दे रहा हूँ उसको मैं आपको
भेज दूंगा। ट्रस्ट की हम लोग के आज का नहीं, रिकमेंडेशन और ट्रस्ट की बात नहीं है। हाँ, उनकी पढ़ सकते हैं, और न्यूज़ लॉन्ड्री की स्टोरीज काफ़ी हैं जो मैं भी एकदम रिकलेक्ट नहीं कर सकता, वो मैं आपको भेज दूंगा। तो अभी नहीं आप बताने वाले हैं? ठीक है, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए हृदय आपका। रुचिका? तो कपल ऑफ थिंग्स। सबसे पहला तो ये आइडिया कि अगर उन्होंने 10 मंदिर को ग्रांट दे दिया और इतने तोड़ दिए तो क्या उनका तोड़ना सही है? आई थिंक ऐसा कोई कैलकुलेशन हम कर नहीं रहे हैं, बट अगर कैलकुलेशन करना भी है तो उन्होंने 10 मंदिर तोड़े जो रिचर्ड हिगन के कैलकुलेशन के हिसाब से है, और 20 से 25 मंदिर को ग्रांट दिया। तो एक्चुअली अगर उनका नेट करना भी है तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा। ही एंडेड अप, उन्होंने ज्यादा मंदिर को ग्रांट दिया और कम मंदिर तोड़े। बट सेकेंडली ये आइडिया कि जो हिंदू राजा थे वो हमेशा मूर्तियों को दूसरे टेम्पल में स्थापित करते थे, बिल्कुल गलत आइडिया है। जो सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज टूटी हैं उसकी मूर्तियां कहीं एस्टैब्लिश नहीं हुई। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक शेमगुप्त करके कश्मीर के राजा थे 9th 10th सेंचुरी के, जो वहाँ की बड़ी फेमस रानी डिड्डा उनके हस्बैंड थे। वो उन्होंने उनका एंड बहुत ही स्मॉल रीजन के लिए, उनके एक डामर थे, एक फ्यूडल लॉर्ड थे, जो जयेंद्र विहार करके, उसमें बहुत बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी कश्मीर में, वहां पर छुपे हुए थे। तो इंस्टेड कि आप वहां पर सोल्जर्स लेकर जाएं, उनको बाहर निकालें, उन्होंने पूरी की पूरी मॉनेस्ट्री में आग लगा दी। तो पूरा का पूरा बौद्ध विहार उन्होंने जला दिया, और उसके बाद जो बुद्ध की मूर्ति थी, जो भी उनके अवशेष बचे थे, उसको उन्होंने अपने नए मंदिर की नींव में लगाया, क्षेम गौरीश्वर करके। कश्मीर से एक और एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग निकलता है, कश्मीर के राजा हर्ष, जो मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा उन्होंने मंदिर तोड़े हैं इंडिया की हिस्ट्री में। काल्हान की राजतरंगिणी में लिखा हुआ है कि उन्होंने सिर्फ 2 मंदिर को छोड़ के कश्मीर के बाकी सारे मंदिरों को तोड़ दिया था। उन्होंने मंदिर फाइनेंशियल रीजन से तोड़े क्योंकि उनको धन लूटना था, पर उसके बाद उन्होंने मूर्तियों के साथ जो किया, उन्होंने मूर्तियों को मिट्टी में लिपटाया, साधुओं को बोला उसके ऊपर मलमूत्र करो। तो एक अजीब तरीके की नफरत मंदिरों से दिखती है। इतनी नफरत की काल्हान ने उनको तुरुष्का बोला। ही मेड दैट कंपैरिजन कि ये तो सिर्फ टर्क्स ही काम कर सकते हैं, तो ये हिंदू राजा ने ऐसा काम किया तो ही इज अ तुरुष्का। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है टेम्पल डिस्ट्रक्शन की। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सिर्फ एक आंसर है कि अगर एक रूलर ने किया तो अगर उसका धर्म ये है तो उसने इसीलिए किया होगा। नहीं, मुझे लगता है कि हिंदू रूलर्स ने भी सिर्फ इसीलिए मंदिर तोड़े हैं क्योंकि उनको अपनी पावर दिखानी, और जरूरी नहीं है कि आप उसको एक मंदिर की ही रिस्पेक्ट दें और उसमें से जो मूर्ति है आप उठाकर दूसरे उसमें लाएं। कितने ऐसे रूलर्स, शशांक वगैरह करके, जिन्होंने सोन कर दिया था कि भाई मैंने तो बुद्धिज्म को खत्म करना ही है तो मैं सारी मॉनेस्ट्री जाके तोड़ दूंगा। तो ऐसा कोई आइडिया ही नहीं है कि हम मंदिर तोड़ेंगे बट रिस्पेक्टफुली तोड़ेंगे। बट अगर मुसलमान रूलर मंदिर तोड़ेगा तो वो डिसरिस्पेक्टफुली तोड़ेगा। ये आइडिया नहीं है। जो भी मंदिर तोड़ रहा है वो डिसरिस्पेक्टफुली ही तोड़ रहा है। ऑल्सो ये जो कंपैरिजन करा जाता है अशोक के साम्राज्य का और औरंगजेब के साम्राज्य का, मुझे लगता है बहुत इनकरेक्ट है। अशोक का साम्राज्य, सारे हिस्टोरियंस इसमें मानते हैं, एक डिसेंट्रलाइज साम्राज्य था जहां पर अगर आंध्रा के प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। उनके ऊपर जो अशोक का ओवरलॉर्डिज्म है वो बहुत ही लाइट है। तो ही इज मोर ऑफ, देयर इज मोर ऑफ अ सुजरेन रिलेशनशिप, जो इंडिया भूटान की थी एक समय पे, जहां पर इंडिया का दर्जा अशोक होगा एंड भूटान का वो आंध्रा का रूलर जो होगा, तो उसको पैसा मिलेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम और वो एक ट्रिब्यूट देगा, तो एक ट्रिब्यूटरी रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। वो वाली रिलेशनशिप नहीं है जो औरंगजेब की डेक्कन से थी, जहां वो डायरेक्ट टैक्सेस लेवी कर रहे हैं। वो एक बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ साम्राज्य उन्होंने, वो थोड़ा इजी हो जाता है ट्रिब्यूटरी रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना मेरे हिसाब से, और एक टैक्सेशन रेगुलरली आती रहे वो ज्यादा मुश्किल होता है। लास्टली ये जो आइडिया है कि ग्रेव, मुझे समझ नहीं आता है जब कह रही हैं कि हम ग्रेव हटाएंगे तो क्या हटाएंगे। 300 साल से ऊपर हो गया औरंगजेब को मरे हुए, तो आपको क्या मिलेगा अंदर मुझे नहीं पता। दूसरा, अगर आपने औरंगजेब की ग्रेव देखी हो, मैंने देखी है खुलदाबाद में, वहां वो सैयद जैनुद्दीन की दरगाह में बरीड है, वो उनके अहाते में। सैयद जैनुद्दीन उनके पीर थे, बहुत मानते थे। वहां पर एक बहुत ही छोटी सी जगह पे, अगर आपको कोई नहीं बताएगा कि औरंगजेब की ग्रेव है, आप यूं ही चले जाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा। अब शायद हो सकता है ज्यादा फेमस हो गई हो, मैं तो तब गई थी जब मैं बीजापुर पे रिसर्च कर रही थी, अराउंड 2014-2015 के बाद है, तो तब तो मुझे भी ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई थी कि औरंगजेब एग्जैक्टली कहाँ है।
और उसके बगल में जो जाली लगाई है वो भी औरंगजेब ने खुद नहीं लगवाई थी, वो बाद में लॉर्ड कर्जन के कहने पर निजाम ऑफ हैदराबाद ने लगाई थी उनके आसपास, कि ताकि लोगों को थोड़ा तो पता लगे कि यहाँ औरंगजेब बरीड है। तो आप वहां से क्या हटाएंगे मुझे नहीं समझ आता। वहां पे एक पौधा उग रहा है, बेसिकली जमीन समतल करने का शौक है कुछ लोगों को, वो जमीन समतल कर देंगे तो स्ट्रक्चर की पहचान खत्म हो जाए। वो जमीन समतल ही है सर, विच इज व्हाई आई एम वेरी, वो कोई मकबरा नहीं बना है वहां पे, कोई टूम नहीं है। औरंगजेब ने जानबूझ के मकबरा नहीं बनवाया, ही वांटेड टू लाई इन ओपन ग्रेव। तो वो ओपन ग्रेव है, आप क्या समतल करेंगे मुझे नहीं पता, मे बी आप जाली हटा देंगे, बट जाली उन्होंने कभी बनाई ही नहीं थी। तो ये मुझे लगता है इट्स अगेन अ पॉलिटिकल गिमिक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तो जिसकी डेथ थी उसके तो 300 साल, ऑलमोस्ट 350 साल से पहले का हो गया, तो उसको तो कोई बॉडीली फर्क तो ज्यादा नहीं पड़ेगा किस तरह से, ना ही उसकी ग्रेव को, क्योंकि कोई मकबरा तो बना नहीं है, तो कोई हिस्टोरिकल लॉस भी नहीं है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्यों है इसका औचित्य। पर वो स्ट्रक्चर आई थिंक एएसआई के कब्जे में है ना, एएसआई संरक्षित है, दरगाह वो एएसआई के संरक्षण में है। तो ये एक बड़ा मतलब मुझे, लेकिन बहुत ही बैड टेस्ट में या घटिया पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल बयान है ये कहना कि कानून के तहत करेंगे। कानून के तहत आप क्या करेंगे? आपने जिस तरह से बाबरी मस्जिद के बाद जिस तरह से राम मंदिर बनाया कानूनी तरीके से, अब वो बहुत सब कुछ कानूनी है उसमें, लेकिन आप एक बड़ी आबादी, एक बड़े हिस्से के मन में जो चीज पैदा कर रहे हैं उस कानूनी, उसमें क्या ही कानूनी चीज उस चीज को फिल कर पाएगी? कौन सी कानूनी चीज है कि आप कह रहे हैं कानून के तहत जो काम किया जाएगा, लेकिन इसको हम ध्वस्त कर देंगे, ये ध्वस्त हो जाना चाहिए। इससे मूर्खतापूर्ण क्या ही बात होगी। खैर एक छोटी सी बात है, तो लेकिन ये पुराने सैकड़ों साल पुराने लोगों में आदर्श और नफरत ढूंढने का इतना अजीब सा चक्कर है। उसकी वजह यही है कि पता नहीं कौन सी हीन भावना है भाई। तो मुझे ज्यादा मतलब है कि आज के नेता क्या कर रहे हैं। 600 साल पहले उसने किया, 400 साल पहले, 300, मैं कह रहा हूँ 100 साल पहले कुछ, क्या फर्क पड़ता है यार। नहीं, फर्क से ज्यादा बड़ी बात है कि वो हर रूलर जो होता है अपने समय का रिफ्लेक्शन होता है, अपने समय की पॉलिटिक्स कर रहा होता है। वो मिडिवल एरा के जो पॉलिटिकल वैल्यूज होंगी, उस समय की जो राजनीति होगी, जिस तरह की स्थितियां होंगी, उसको आज के मॉडर्न टाइम के पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज से उसके आधार पर तुलना करना, फिर उसके हिसाब से सोचना कि वो उस समय ऐसा कर सकता था, मूर्खतापूर्ण है। नहीं, एक चीज और ना भाई, कोई भी राजा कभी भी रहा हो, वो इंसानी फितरत से ऊपर नहीं है। हम चिंपैंजी से कुछ 1% से कम ही डीएनए अलग है। जब भी मैमल्स में ताकत आती है तो वो तबाही ही लाता थोड़ा है। ज्यादा हो गया वो ज्यादा नहीं हो आनंद, ये हमारी सच्चाई यही है। लोग अपने को पता नहीं क्या समझते हैं। नहीं, जो गिरीश साहनी का जो आप बेसिकली एनिमल इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब गिरीश साहनी का निबंध का जो मैं कर रहा था, जो आप बोल रहे थे, मैं उस निबंध का चर्चा कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि उनका उसमें क्लेम है कि वो सिर्फ कॉन्टेम्प्ररी स्टैंडर्ड से नहीं, अभी के नहीं, वो अपने स्टैंडर्ड से बिगड़ता। तो मतलब उनका पढ़ा जाना चाहिए इस पे निबंध, क्योंकि वो एक अलग दृष्टि देता। वो तो है, एक है कि इतिहास में अब फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं कि सभी चीज़ जो आप वेरीफाई कर सकते हैं, और क्योंकि फैक्ट्स जर्नलिज्म की तरह जो प्रेजेंट में बहुत हैं उसमें। अच्छा, ये जो कहा जाता है, जो ये बात कही जाती है कि लड़ाइयाँ लड़ी, ऑब्वियसली लड़ाइयाँ लड़ेंगे, मार काट हुई होगी, बहुत सारे लोग मरे होंगे, और चूंकि उसमें एक रिलीजियस एंगल भी है कि औरंगजेब मुसलमान था और उसने हिंदुस्तान के हिंदू राजाओं को, इससे अशोक किस तरह से अलग था जिसने अपना वो साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो कलिंग की लड़ाई है, कितने बड़े पैमाने पर जो मारकाट है, खून खराबा है, कोई अशोक को हिंदुओं का, बौद्धों का किलर या वो किलर के तौर पर देखता है? एक इस पे एक, क्योंकि ये इनबिल्ड है, बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्व है। तो उसमें जैसे अशोक पिलर को जो नेशनल एम्ब्लेम बनाया गया, उसमें नेहरू का मतलब ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें उनका बहुत इनपुट था। और जो फर्स्ट बैच ऑफ आईएफएस ऑफिसर्स थे, उसमें नेहरू जो है अशोक को बोलते थे कि अशोक का संदेश फैलाओ। उसका एक है कि स्टेट पावर जो अशोक का जो है, पहले जो है मतलब कलिंग और बाद का, एक तो जो प्लेटो के फिलोसफर किंग का रिफ्लेक्शन दिखता है कि उसके बाद जो कलिंग युद्ध के बाद, उसमें भी उसके पॉलिटिकल रीजंस भी कई लोग मानते हैं कि उसका एक्सपेंशनिस्ट नीति था बौद्ध धर्म का ही।
और इसलिए डिप्लोमेसी में और भारत ने, नेहरू का ऐसा मानना था कि अशोक अच्छे सिंबल हैं क्योंकि उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में भारत की बात लंका से लेके साउथ ईस्ट एशिया में हर जगह भारत की बात पहुंचाई। और वो पैसिफिस्ट जो पीस मेकिंग आइडियोलॉजी है या ये है, तो अशोक का एक बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, फिलोसफर किंग का, प्लेटो का डिप्लोमेटिक आउटरीच, ये वो उसको बहुत अलग करता है और सब सम्राट जो भारत में बाद में आए। इसलिए शायद एक नेहरूवियन वर्ल्ड व्यू में भी अशोक का स्थान ज़्यादा है। वो है जैसे E.H. कार जो फेमस ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा था इतिहास पढ़ने के पहले इतिहासकार को पढ़ो, वो वैसे ही तथ्य लाएगा जो उसे पसंद है। तो हिस्ट्री में फैक्ट्स इतने सारे हैं, मतलब कि सबने अपने अपने खेमों के अनुसार उसे, और एक बिंदु के बाद वो साइंटिफिक फिर नहीं रह जाता, क्योंकि आर्कियोलॉजी से वगैरह ये सब से उसके इंटरप्रिटेशन में कई बार जो है आइडियोलॉजी भी आ जाती है, क्या आप छांट रहे हैं, क्या ला रहे हैं। तो एक ही लेख के कई क्रिटिक हो सकते हैं बहुत, क्योंकि एविडेंस स्कैटर्ड हैं। आप क्या वो दूसरी इनकी बात पे मैं बोल रहा हूँ कि वो है कि जो जिसको आर्कियोलॉजी ऑफ ऑफेंस है, चिंपैंजी वाली बात नहीं, कि अभी हिस्टोरिकल नैरेटिव्स फिर से क्यों आ रहे हैं। तो अब जैसे ये ब्लैक मूवमेंट जो अभी BLM उसमें भी आर्कियोलॉजी ऑफ ऑफेंस देखा, जब स्टैच्यू जो है स्लेव ओनर्स के लोग बहुत पहले के तोड़ रहे थे ये वो। तो मेरे ख्याल से हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस से कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी में भी आइडेंटिटी जो फॉर्मेशन है उसका इतिहास एक भाग रहेगा बहुत समय तक, क्योंकि सिर्फ टेंजिबल चीज़ें पे जो है लोग नहीं, मतलब अपना राजनीतिक व्यक्तित्व भी सिर्फ टेंजिबल चीज़ों से नहीं देखते हैं कि सिविक एमिनिटीज़ मिल गई, पानी मिल गया, ये मिल गया। और इसका पॉलिटिकल पार्टीज भी और राजनीतिक भी जानते हैं कि इसको भी टैप इन किया जा सकता है कि टेंजिबल, क्योंकि लोग टेंजिबल चीज़ें भी चाहते हैं और नॉन टेंजिबल भी, तो दोनों का मिश्रण जो है ये टूल्स है राजनीति के। आखिरी कमेंट रुचिका आपका इस पर, अगर कुछ और कहना है इसमें, और उसके बाद हम फिर जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है उसकी बात करेंगे, होली की। क्योंकि आई थिंक किसी ने यहाँ पे पॉइंट रेज किया था अबाउट कि औरंगजेब जहाँ भी जा रहे हैं अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, वहाँ अपना धर्म नहीं एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये बात हमें बड़ी इजीली पता लग जाती है। एक बिशप थे, बिशप एबेर करके, वो बाहर से आए थे, फ्रेंच थे वो, और यहाँ पर जब वो भ्रमण करने आए थे तो उन्होंने अपनी किताब लिखी थी अराउंड, अपनी जर्नल लिखा था 1800s में, और उस समय में वो बताते हैं कि हिंदू टू मुस्लिम रेशियो 1:6 था, तो मतलब 16% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी। उसके बाद 1920s में जब सेंसस होता है, ब्रिटिश करते हैं पॉपुलेशन का, तो तब रेशियो बढ़कर 1:4 हो जाता है, which means the population from 16% Muslims becomes 25%. And this is the biggest jump of the Muslim population. So सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन का जंप हुआ तो वो अंडर मुगल्स नहीं हुआ, जो कि लोगों को लगता है तलवार के दम पे हुआ एंड ऑल ऑफ दैट। वो सबसे ज्यादा अंडर द ब्रिटिश, और वो बहुत सारे रीजन से हुआ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवरऑल बढ़ गई, मेडिकल इम्यूनिटीज बढ़ गई, दिस दैट एंड द अदर। तो उस पे एक अलग से चर्चा हो सकती है। बट एंड जो उनके जो एरियाज थे, जैसे कि आप देख लें जो आज मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, जैसे कि मालाबार। अब मालाबार में तो इतना ज्यादा कभी रूल था ही नहीं मुगल्स का। अलाउद्दीन खिलजी भी गए थे तो वो मालाबार वाज द फर्स्ट प्लेस जिसको वो हार चुके थे। तो ये जो एरिया है जो आज बहुत मुस्लिम डोमिनेटेड है, उसमें तो मुगल जो वर्चस्व सबसे कम रहा। बंगाल को भी ले लीजिए, सबसे कम रहा। तो ये एरियाज मुस्लिम डोमिनेटेड फिर कैसे हुए, उसका अपना एक रीजन है। वो रिचर्ड ईटन उस पे आएंगे, वो सूफिज्म एंड ऑल ऑफ दैट की बात करते हैं। बट इसमें पॉलिटिक्स का कुछ नहीं है। मुगल्स हैड नथिंग टू डू विद कि हम कन्वर्जन करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। वो कोई उनकी अलग से मुहिम थी ही नहीं कभी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी बातचीत हमने इस पर की है, लोगों को पसंद भी आएगी। लेकिन हमारा जो अगला विषय है उस पर भी थोड़ा सा हमें बात करना ज़रूरी लगता है, और वो है पिछले दिनों आपके नज़र में आया होगा संभल, जो कि कई वजहों से चर्चा में रहा पिछले कुछ महीनों के दौरान।
और वहाँ पर एक मुगल एरा की मस्जिद है संभल, और वहाँ पर शोध रिसर्च का काम चल रहा है, उसका सर्वे हो रहा है एक कोर्ट के आदेश के बाद, और उसके बाद वहाँ पर दंगे फसाद भी हुए, 4 लोगों की मौत हुई थी। अब वहाँ पर एक सीईओ हैं, सर्किल ऑफिसर हैं अनुज चौधरी, उनका कहना है कि चूँकि होली और जुमा यानी शुक्रवार एक दिन पड़ रहा है, तो जुमा तो खैर साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, तो इसलिए जिनको होली और रंगों से परहेज है वो अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि होली लोग खेलेंगे। अब उनका ये बयान था, और अनुज चौधरी के उसके पहले भी तमाम आप बयान देखेंगे तो एक तरह से आपको समझ में आएगा। और बाय द वे वो एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, और खेल वेल की दुनिया में भी उन्होंने थोड़ा रिप्रेजेंट किया है देश को। उसके बाद मुझे लगता है कि उनको जो नौकरी भी मिली है वो स्पोर्ट कोटे से ही मिली हुई नौकरी है, और उसका वो भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इस तरह के बयान उनके लगातार देखेंगे तो इस तरह के विवादित बयान, और मीडिया में थोड़ा एक क्विक लोकप्रियता की उनकी एक जो मानसिकता है वो समय समय पर दिखती रही है। कभी गदा लेकर भीड़ पर प्रोसेसन निकालना, और ये सब वो करते रहे हैं। बहरहाल उनका एक बहुत चर्चित वीडियो वायरल हुआ था, जिससे आप उनके साइकी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं। वो था आजम खान के साथ उनकी एक बहस है, जिसमें वो आजम खान से बहस कर रहे हैं, और बहुत तीखी बहस हो रही है उसमें। और आप उससे समझ जाएंगे कि आजम खान अगर आजम खान की जगह ब्रजेश पाठक होते, या दिनेश चौहान होते, या कुछ और होते, तो किस लहजे में बात होती, और आजम खान होने के नाते किस लहजे में बात हो रही है। ये सब उनके उनकी जो पर्सनैलिटी है उसका हिस्सा है। अब उन्होंने खुलेआम बयान दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बयान का समर्थन किया कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक बात है, उससे ज़्यादा वो नहीं कहें। थोड़ा पहलवान टाइप है उनकी भाषा, थोड़ी सी, मतलब आप इस बात को चाशनी में लपेट के कहें तो ज़्यादा बेहतर है। अनुज चौधरी ने उसको बहुत लठमार भाषा में कह दिया, ये थोड़ा सा बस केवल वो है, लेकिन बात उनकी एकदम सही है। ये योगी आदित्यनाथ ने उनका ये कहकर इस तरह से बचाव किया है। बात ये है कि एक ज़माने से होली और जुमा को लेकर, या मुस्लिम समुदाय के उसमें लेकर टकराव, कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीज़ें होती आई हैं हमेशा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोटा मोटा ये सब होली, ये सब। इसका तरीका, जो प्रशासन का जो तरीका था, प्रशासन कैसे डील करता था, प्रशासन मतलब अनुज चौधरी का जो रवैया होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि वो एक पहले से एक जो कहते हैं एहतियात के तौर पर जो चीज़ें होती हैं, पीस कमेटियाँ, जहाँ पर भी थोड़ा संवेदनशील होता है, सेंसिटिव इलाका होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम, पुलिस प्रशासन क्या काम करता है, पीस कमेटियाँ बनी होती हैं, दोनों तरफ के तमाम लोग होते हैं, उनको पहले से ही बुला के थाने में बैठा के, और या कहीं पे भी कॉमन जगह बैठा के तरीके बनाए जाते हैं। टाइम स्लॉटिंग होती है कि भैया अगर ये कुछ लड़ रहा है इस टाइम पे, तो आप 12-1 बजे 2 बजे तक आप होली खेलेंगे, 2 बजे से 3 बजे के बीच में नमाज पढ़ी जाएगी, 3 बजे तक उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें एहतियाती तौर पर पहले से तय की जाती हैं। पुलिस प्रशासन का ये काम होता है। पुलिस प्रशासन का ये काम नहीं होता है कि इस बार हम लोग कहेंगे कि आधे लोग, और सेंसिटिव मसले हैं ये सब, धार्मिक मसले हैं, इसको निपटाने के रास्ते इसी तरह से निकाले जाते हैं। जमाना हम लोगों ने, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर एक बहुत बड़ा इस तरह की आबादी है, और वो लगातार इस तरह के स्कर्मिश से छोटे मोटे टकराव होते रहते हैं। तो प्रशासन इसी तरह से काम करता है। प्रशासन ने कभी कोई पक्ष नहीं लिया, जिस तरह से अनुज चौधरी और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने लिया है। तो ये रवैया जो ये है प्रशासन का, सबसे पहले मैं आनंद आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसमें पुलिस प्रशासन का एक कंटिन्यूअस, एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंटिन्यूअस, जो मोदी सरकार आने के बाद एक किस्म का अधिकारियों के अंदर भी जो सत्ता है, जो पावरफुल लोग हैं, जो नेता हैं, उनको मैसेज देने का, उनसे सटने का, उनसे विशेष कृपा पाने का ये तरीका बन गया है, या एक रास्ता खुल गया है जिसका इस्तेमाल इतनी बेशर्मी से हो रहा है? क्योंकि नेता तो कम से कम दिखाने के लिए ही सही, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लेकर और भी हाल तक मोदी, दिखाने के लिए ही सही वो यही कहता था कि सारे लोग मिलकर प्यार मोहब्बत से होली और ईद या रमजान और होली एक साथ मनाया करें। ये कहने के लिए ही सही मुंह पे कह देता था, अंदर से भले। अब वो पर्दा हटा दिया है नेताओं ने, और वो मैं छुटभइये चवन्नी अठन्नी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जो संविधान पे, जो जिसने संविधान की शपथ ली है, ऐसे लोगों के मुंह से ये बयान आते हैं। अब
अनुज चौधरी को सबसे पहली बार मैंने मतलब 12-13 साल उससे भी पहले टेलीविज़न पे देखा था। उस समय वो नया पुलिस फोर्स ज्वाइन किए थे और वो कुछ दूसरे संदर्भ में स्टूडियो में थे, टेलीविज़न स्टूडियो में। उस समय सुशील कुमार जो रेसलर हैं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता था। और वो उनके सुशील कुमार इस समय जेल में? अभी बेल हुआ है। अच्छा, बेल में होने वाला था, हुआ है या नहीं पता। तो वो निकले और तो उनके वो ट्रेनिंग मेट थे। जब सुशील ट्रेनिंग ले रहे थे तो ये भी थे। तो पत्रकारों ने इन्हें शायद जी न्यूज़ के स्टूडियो में बुलाया था कि उनको जानते। पहली बार वहाँ देखा था, उसके बाद अभी ही देखा है। तो 2 साल पहले, 3 साल 4 पहले के करीब वो आजम खान का बहुत वायरल वीडियो तो था जिसमें वही स्पोर्ट्स कोटा से, उस समय भी वो पुलिस ऑफिसर थे लेकिन युवक थे, नए गए थे स्पोर्ट्स कोटा से। तो खैर ये बयान जो है, एक तो है कि जो पुलिस फोर्स में आप अगर नॉन न्यूजी डे नॉर्मल वर्किंग में आपकी जो है मंशा या आपका कंडक्ट दूसरा रहता और ये बात आपने तब कही होती, तो जैसे कई आउट ऑफ बॉक्स पुलिसिंग आइडिया जो रूल बुक में नहीं है लेकिन गवर्नमेंट को पता है, जैसे कि टास्क फोर्स बनाती है, उसमें राइवल गैंग के लोगों को ही यूज कर लेती है, मुखबिरों को यूज कर लेती है ये सब। तो एक दूसरे तरह के की टेंशन डिफ्यूज करने के लिए एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया आपने दिया कि आप लोग जो है, क्योंकि पब्लिक स्पेस में ऐसा होगा तो अपने परिसर में रहें। तो ये एक अलग बात है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी हो या रेगुलर पुलिसिंग हो, वो जो है न्यूजी डे और नॉन न्यूजी डे, तो नॉन न्यूजी डे जो मंडेन डे है उसमें उसको भी उससे डील करना है, मंडेन डेज को रेगुलर और न्यूजी डे। तो जो ऐसे दिन हैं उसमें जो मंडेन डे में आपका जो कंडक्ट है उससे आपको जांचा जाएगा कि आपका, उन्होंने बाद में अगर उनका जो बयान है उसको लंबा सुनिएगा तो बाद में कुछ और बातें भी कही हैं की कोशिश करते हैं कि जबरदस्ती रंग भी ना फेंके, लेकिन ये है कि आपको दिक्कत हो आप बाहर परिसर में रहें। एक तो है, मैंने बताया कि मंडेन डे पे आप क्या करते हैं, उसमें न्यूजी डे का जो है, क्योंकि आपका चैलेंज यही है कि दोनों को बैलेंस करना। तो आउट ऑफ बॉक्स आइडिया तभी आपका जो है उसमें एक लेजिटिमेसी आएगी जब आप नॉर्मल डेज पे भी उस तरह के लेजिटिमेट कंडक्ट रखते हो। तो एक खबर और है जो कि यहाँ नहीं आया कि दरभंगा से, जो कि संभल से ज़्यादा बड़ा शहर है और वो मतलब माइनॉरिटी पॉपुलेशन एक अच्छे में है, तो वहाँ एक इसी तरह की जो जिस तरह की मीटिंग आप कह रहे थे कि पीस कीपिंग मीटिंग चल रही, कमेटी मीटिंग, हाँ, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ कल ये काफ़ी चर्चा में रही थी ये खबर। तो वहाँ से जो दरभंगा की मेयर है अंजुम आरा, वहाँ से निकली और उन्होंने एक बाइट दी कि होली जो है 1.5 घंटे के लिए रोक दी जाए, 2:30 बजे से 2 बजे तक, क्योंकि ये 2:30 बजे से 3 बजे तक नहीं 12:30 से 2 कुछ ऐसा, क्योंकि इससे आगे जो है टाइम नहीं बढ़ाया जा सकता। हालांकि आज मैंने पढ़ा है कि उन्होंने किसी इमाम ने कहा है कि लखनऊ में शायद एक स्थान विशेष का हो सकता है कि होली प्रोसेशन का ये टाइम रहेगा, हमारा ये टाइम रहेगा, हम लोग में बातचीत हो गई है ये हो। तो खैर वो अलग है। तो वो भी बिहार में काफ़ी चर्चा में रहा है वो खबर कि उन्होंने कहा है कि इतनी देर तक होली नहीं हो और नमाज का टाइम बढ़ा दिया। अब इसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं, अब इनका है सीधा, इनका पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, इन्होंने है कि हम जो हिंदू हित है उसको ऊपर रखेंगे। इसमें उन्होंने कोई अस्पष्टता भी नहीं रखी है। और अगर एक जैसे आप दूसरी चीज़ों में भी देखिएगा कि जैसे डिमोलिशन पे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जो फ्लाउटिंग, ओपन फ्लाउटिंग होता है, तो उसमें पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है
एक तो सांप्रदायिक है, हालांकि दूसरे वर्गों का भी और दूसरे कारणों से भी जो कम्युनल टेंशन के वजह नहीं है, हाँ। उस पर भी डिमोलिशन हुआ है। लेकिन दूसरा ये है कि हम टफ हैं और अब जो जुडिशियरी हमारे रास्ते में आ रही है, तो कुछ समय बाद उनको तो मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक ये मैसेजिंग दो कि हम लॉ एंड ऑर्डर पे टफ हैं और अब कानून हमारे रास्ते में आ रहा है। ये मेरे ख्याल से ये एक पॉलिटिकल सबटेक्स्ट इसका हो सकता है। तो हिंदू इंटरेस्ट की राजनीति जो है उनकी स्पष्ट है, और इसीलिए वो इस अधिकारी को अगर इनका आउट ऑफ बॉक्स आइडिया था, ये था, तो पीस कमेटियों में ये सब चीज़ ये करते कि हमने हर जगह पीस कमेटी में यही बात कही है, और जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया है। तो ऐसे दूसरा तरीका हो सकता था टेंशन डिफ्यूज करने का, क्योंकि एग्जैक्टली ये फ्लेयर अप करने वाला बयान है। ठीक बात है। शार्दुल, आप तो मेरठ से, आपने तो भी देखा ही होगा इस तरह के वाकयात। इस तरह के वाकयात मेरठ का क्या होता है, पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। एक तो ये इशू, और इस तरह के हमारा जो एक दूसरा इशू है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। वो फैशन परेड से ऑफेंड हो रहे हैं, ये उनके नमाज से ऑफेंड हो रहे हैं, वो होली से। हिंदुस्तान में भावना आहत होने का बिजनेस सबसे बढ़िया है। कैपिटल कम लगती है, मुनाफा पूरा होता है। और एक तो इंडियंस में मुझे लगता है ये बात हमारे समाज में जरूर लागू होती है, अपनी मोरालिटी दूसरे पे थोपने का बहुत शौक है ना। हमें स्पेशल दिन चाहिए नहीं, तुझे अगर लगवाना नहीं है ना तो जबरदस्ती लगाऊंगा। और मुझे लगता है जैसे बियाबान में ना मैं अकेला खड़ा हूं, जिसे इंडिविजुअल राइट से मतलब है। अब वो ग्रुप क्या सोच रहा है, मुझे क्या मतलब यार, भाई तुमको क्यों करना है ये सब, है ना। चाहे वो इस तरफ का हो या उस तरफ का, सबको दिक्कत है ना। और जब तक ये चलता रहेगा हम मीडियोक्रिटी का घंटा बजाते रहेंगे। इस देश में कोई एक्सेलेंट काम नहीं होता, केवल एक दूसरे की भावनाएं आहत होती रहती हैं और उस पर बवाल होता रहता है। राजनीतिक ये उसका फायदा उठा रहे। अब इससे पूछो भाई तू पहलवान है, पहली बात तो तेरी अकल तो वैसे ही कमती है, तभी तो पहलवान नहीं, ये बात नहीं कहनी चाहिए किसी की। नहीं, मैं जरूर कहूंगा, आप मत कहिए ना, मैं कह रहा हूँ। दूसरा, तेरे से किसी ने पूछा, तुम अपना काम करो ना, वहां पे तुम्हारा काम है। इससे ज्यादा अगर उसने ये बयान दिया है तो जो सिस्टम न्यूट्रल तरीके से काम करता है, कायदे से जो एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की पे एसपी हैं या डीएम हैं, उनको बुला के उनको सो कॉज नोटिस देना चाहिए कि आपने पीस कीपिंग के लिए क्या किया, आपने टेंशन डिफ्यूज करने के लिए क्या क्या एहतियाती कदम उठाए, ये किया कि नहीं, उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए। अब लेकिन वो जवाब नहीं मांगा जा सकता क्योंकि सीधे मुख्यमंत्री ने तो मैसेज दे दिया। मैं कुछ और कह रहा हूँ, अतुल, किसने क्या होना, देखिए चाहिए में और होने में बड़ा अंतर है। नहीं, यही रूल बुक है प्रशासन का। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, जो होना चाहिए और जो होता है उसमें पूरे मानव इतिहास में अंतर रहेगा। होना तो बहुत कुछ चाहिए था पर होता तो नहीं। भाई अब तुम्हारा कोई भी रोल नहीं है इसमें कि दूसरी कम्युनिटी को क्या करना चाहिए। तुम अपने काम पे ध्यान दो ना। हिंदुस्तान में लोग अपने काम पे ध्यान देने के बजाय सब कुछ करते हैं, ठीक बात है ना। अब मुझे एक बात बताइए, मेरा तो इनमें जिसे लोग आस्था कहते हैं या मनगढ़ंत कहानियों में किसी भी विश्वास नहीं है ना। आप अपनी फिलॉसफी लेके चल सकते हैं, मेरी भावना आहत होने का क्या। वो वहां सुबह लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, सड़क रोक दे रहे हैं, तो ये भावना आहत होने का बिजनेस तो चलता ही रहेगा। अब एक वहां पे है कि वहां फैशन शो क्यों करते हैं, अरे भाई तेरे को क्या मतलब है यार, है ना। वहां पूरा प्रदेश अब बवाल मचा रहा है, यहाँ पे भी इतने महीने हो गए, यहाँ बवाल रुक नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में आज भी, अच्छा जम्मू कश्मीर की फैशन परेड की बात कर रहे हैं, हाँ, ये सारे बिजनेस वही है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो चाहे वो नीचे का हो, ये सब बिजनेस वही है कि नहीं होली पे हम निकलेंगे, हम पे रंग गिरेगा। भाई तो रंग लगाने वाले की गलती, भाई जिसको नहीं लगवाना तुम क्यों डाल रहे हो है ना। और मेरा बिल्कुल ना दिमाग का घंटा बज जाता है सुन के, जिसको नहीं लगवाना उस पर डालना जरूरी है ना। अपने आपसी में खेलना जरूरी नहीं है। अब प्रशासन कह रहा है कि इसका हित बड़ा है, उसका हित, इंडिविजुअल के हित का क्या हुआ, हो सकता है किसी को खेलनी हो किसी को नहीं खेलनी हो। नहीं, प्रशासन तो यहाँ इस माइंडसेट से बोल रहा है वो अधिकारी, हाँ, कि हर हिंदू भी लगवाना ही चाहता है। कितने लोग होली के दिन होली नहीं खेलते, हर हिंदू खेल ही रहा है क्या उस दिन। मैंने होली तो कोई इच्छा होगी। मैं आपको बताऊं, मुझे होली का त्योहार इतना पसंद था, लेकिन जब से लोगों ने केमिकल रंग, और मैं थोड़ा बड़ा हुआ, अब ये पर्यावरण असल में नहीं, पर्यावरण पे नहीं आ रहा, मैं कुछ और कह रहा हूं। ये उस दौर असल में ये समय भी है शार्दुल, दरअसल समय है इतने प्राचीन है कि इनके समय में बहुत शुद्ध और कोई हर्बल टाइप रंग ऐसा होता था। मैं आपको बताऊं, देखिए प्राचीन वाली बात नहीं है। एक तो मैं ये कह रहा था कि हम टेसू के रंग
से खेलते थे। हाँ। और लेकिन उसके बाद कागज की फैक्ट्री में बनने वाले रंग शार्दुल बहुत एलीट उससे आए हुए, टेसू के रंग से खेल रहे हैं। यहाँ आदमी हिंदुस्तान की 36 बात करोड़ पूरी करने देते मुझे इस बात से धूल बड़ी मिट्टी पोत के होली खेल रही है, टेसू उसे में ठोके बता मन। हाँ चलिए, आप बात नहीं पूरी करने देते है ना। टेसू के रंग से खेलते थे। मैंने वो खेलनी बंद करी क्योंकि लोग ब्राउन पेपर की फैक्ट्री से रंग निकाल के लाने लगे, वो महीनों नहीं निकलता, वो केमिकल वाला था, है ना, केमिकल वाले। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, जैसे ही हम बड़े हुए तो जबरदस्ती वाला जब किशोरावस्था आई ना, तो जबरदस्ती का वो ज्यादा हो गया कि चलो चलते, जो नहीं लगवाना चाह रहा उसे लगाएंगे। मेरी हर होली पे लड़ाई होती थी, हर होली पे, क्योंकि वो जबरदस्ती लगाएगा नहीं, तुम्हारे कपड़े फाड़ेंगे। अब तू कपड़े फाड़ेगा तो मैं तेरा सर फाड़ूंगा। तो फिर इसलिए हमने होली खेलनी बंद कर दी। ये ठीक किया आपने, अपने अपने परिसर में रहें। भाई तेरे को क्या मतलब, मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं अंडे बेच के खाना चाह रहा हूँ, तेरे को क्या करने का है? तू अपने घर में सोना। ठीक बात है। ये तो शार्दुल का जो पर्सपेक्टिव है, इसको आप जो होली के दिन निकलते हैं सड़कों पर, उन होलियारों के लिए है कि थोड़ा सा अपनी अपनी जद में हद में रहते हुए होली मनाएं। नहीं, ये मैं लोगों को लगा मैं हल्की बात कर रहा हूँ, इसका ये मजाक में मैंने कही, लेकिन इसको देखिए, होली का फायदा महिलाओं के साथ बदतमीजी करने के लिए कितना उठाया जाता है, ये जग जाहिर है, ये सबको पता है। और उसमें केवल इसमें प्रिविलेज भी मायने नहीं रखती, लोग घेर के पकड़ के जरूर करते हैं। भीड़ की मानसिकता, भीड़ काम करता है, बस घेर ले 4-5 और यही इंसानी फितरत है। ठीक बात। रुचिका, ये जो बयान आया मुख्यमंत्री का, जो फिर बयान आया, और इन जनरल मैं एक महिला के तौर पर होली का जो अनुभव महिलाओं के लिए रहता है, वो अनुभव या उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। जी, मैं एक्चुअली महिलाओं का ही बात सबसे पहले करनी चाहती थी। मैंने ट्वीट भी किया था अभी। ये बहुत ही दुखद है कि वैसे भी, हालांकि कोई ऑफिशियल ऐसा बयान तो आया नहीं किसी का, थैंकफुली, बट काफी सालों से, मुझे तो बहुत समय हो गया, मैं बाहर जाती नहीं हूँ होली के समय, क्योंकि मुझे पता है मैं होली के समय बाहर जाऊंगी तो मेरे साथ जरूर बदसलूकी। मैं सोच के, इनफैक्ट अब तो क्या है, एक दिन पहले भी नहीं जाती, क्योंकि लोगों को क्या है, उनको लगता है एक दिन पहले से होली शुरू हो गई है। तो ये महिलाओं के लिए हमेशा से पहले से ही बड़ा डेंजरस फेस्टिवल था। ये मुझे याद आता है, देयर इज अ ब्रिटिश राइटर, बहुत पहले उन्होंने होली देखी थी, तो उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था एज द रोमन इक्विवेलेंट ऑफ सैटर्नेलिया, जो कि उस समय बड़ा ही डिबॉचरस फेस्टिवल होता था, और लोग बहुत ही खराब चीजें करते थे। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट द कंपैरिजन सेज अ लॉट कि उस समय भी कैसे होली मनती थी, और कैसा सेलिब्रेशन रहता होगा। उस समय में भी वो ये बात करते हैं कि फैसिनेटिंगली, वो तो खैर होली के ओरिजिन्स में भी जाते हैं, एंड ही गिव्स अ वेरी दिस आइडिया कि होली का जो ओरिजिन है बड़ा ही पेट्रियार्कल है एंड ऑल ऑफ दैट। वो ये वर्ड यूज नहीं करते, बट उनकी स्टोरी से पता लग जाता है ये। बट वो ये भी बोलते हैं कि उस समय भी औरतें जो हैं वो अपने घर में ही अपने घर के मर्दों के साथ ही होली खेलती हैं। इनफैक्ट अगर आप होली की पेंटिंग्स भी देखेंगे, जैसे कि ये राजपूत घरानों के समय में, जब आफ्टर द मुगल्स विदर्ड अवे, तो ये जाट किंगडम वगैरह जो थे, जो आए भरतपुर वगैरह के, तो उनकी पेंटिंग्स में भी जब होली का सीन दिखाया जाता है तो उसमें भी कोई भी एक औरत की डिपिक्शन नहीं है, इट्स ओनली मेन। एंड बीच में वो राजा बैठा हुआ है, उनके आसपास उनके मेन कोटियर्स हैं। अगर आप अच्छे आर्ट हिस्टोरियन है, यू कैन आइडेंटिफाई, अच्छा ये वो वाला कोटियर है, ये कोटियर है, बट औरत इज नोवेयर टू बी फाउंड। उनका ये आइडिया है कि अगर वो होली खेलेंगी तो वो प्राइवेटली होली खेलेंगी। एंड इसका कॉन्ट्रास्ट मैं जहांगीर की उससे देना चाहती हूँ। जहांगीर की बड़ी अच्छी पेंटिंग है जिसमें वो भी होली खेल रहे हैं, बट विद द कोर्ट लेडीज। बट वहां भी ये आइडिया है, मैं ये नहीं कह रही कि जहांगीर कोई बड़ी वो प्रो वुमेन थे, बट वहां ये आइडिया है कि अगर आप खेलेंगी तो आप या तो किंग के साथ खेलेंगी या मेन ऑफ द हाउस होल्ड। तो आई थिंक ये आइडिया बहुत पहले से चलता आ रहा है दैट समहाउ होली फॉर वुमेन कुड लीड टू मॉलेस्टेशन, हरासमेंट। तो बेटर ही है कि वो उन्हीं और मर्दों के साथ खेले दैट दे ट्रस्ट, जिसके ऊपर मेन ऑफ द फैमिली दैट दे ट्रस्ट।
तो ये मुझे बहुत ही सैड लगता है, और आज तो और भी ज्यादा हो गया है। ये जो आइडिया आ गया बुरा न मानो होली है, कुछ भी कर दो भाई आप होली पे, और पर फिर कह दो बुरा न मानो होली है, तो ये बड़े टॉक्सिक मैस्कुलिन फेस्टिवल मेरे को तो लगता है होली। मुझे तो कभी भी बचपन में पसंद आता था क्योंकि बच्चे थे, बच्चे खेलते हैं बट हाँ। बचपन में भी सिर्फ या तो नेबर्स के साथ अपने साथ खेलते थे। उसके बाद जब बड़े हो गए, जेंडर का वो थोप दिया गया ऊपर, तो फिर ये आइडिया बहुत ही अजीब हो गया कि बाहर जाके, और अब तो खैर खुद ही बहुत डर लगता है कि बाहर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो ये आई थिंक इस पे किसी ने कभी कोई आइडिया नहीं लगाया कि थोड़ा बेटर पुलिसिंग हो जाए, ताकि औरतें भी बाहर आके अगर होली खेलना चाहे तो खेल नहीं, सके। वो संभव नहीं है और ये पुलिसिंग। और भी अब सैड है कि पहले तो औरतें नहीं आती थी, अब आप बोलो माइनॉरिटी कम्युनिटी भी बाहर नहीं आएगी, मुस्लिम भी नहीं आएगी। तो मतलब होली को एक सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मेल हिंदू, ओनली मेल हिंदू फेस्टिवल बना के रख दिया जाएगा कुछ दिन। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट लाइक कि बाहर युद्ध चल रहा है, जाओगे तो हो सकता है कि कोई बम पड़ जाए, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा। इट्स वेरी सैड। ये फेस्टिवल का माहौल है, थोड़ा खुशनुमा होना चाहिए, यू नो। ये इसको आप फेस्टिवल को एक किसी पता नहीं डीजी का कमेंट आया था, किसका कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाएं, अगर आप पे कलर पड़ता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑलमोस्ट लाइक कि बाहर एक माइनफील्ड है, आपको पता है माइनफील्ड, आप जा रहे हैं तो अगर माइन फट गई तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स वेरी सैड। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ वॉर इज गोइंग ऑन आउटसाइड। तो ये आप अपने ही फेस्टिवल को इतना खराब छवि क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नो लॉन्गर लुक्स लाइक अ फेस्टिवल, लुक्स लाइक अ पनिशमेंट फॉर अ डे और टू कि आपको घर में ही रहना है। और अतुल एक छोटी सी बात, लाइक अगर आप आज भी एक सेफ कंपाउंड बना सके आपसी मित्रों में या फैमिली में, तो होली मुझे सबसे ज्यादा पसंद इसलिए, आपके छोटे छोटे कई बार मनमुटाव हो जाते हैं, इन सब के लिए होली था कि भाई चलो आज फिर से दोस्ती होती है, बैठ के अपना खाएंगे पिएंगे, दोपहर तक आराम से बैठेंगे और बातें करेंगे, क्योंकि आमतौर पे त्योहारों में भी आप परिवार के साथ बिजी रहते हैं। होली एक ऐसा था जो थोड़ा सामाजिक था, चाहे वो गली के लोग हों, चाहे वो दोस्त लोग हों। मैंने आपको बताया भी था 2 साल पहले मैं बहुत दिन बाद गया था, तो वहाँ पे और भी दोस्तों से इतने साल बाद मिलना हुआ, तो वो अच्छा भी हो सकता है, लेकिन उसको जबरदस्ती का जब भी बनता है, चाहे वो महिलाओं के साथ तो होती है, आप ये देखेंगे कमजोर जो भी दिखेगा एक भीड़ को, वो उसके साथ जरूर करते हैं लोग, चाहे वो गाड़ी तोड़ना हो, चाहे वो कपड़े फाड़ना हो, चाहे वो उल्टी सीधी कीचड़ गोबर ये सब नाली का सामान डालना हो, और इसे वही बुरा ना मानो होली है, तो भाई उसका जवाब वही है। फिर आपको जो अनार्की है उसको आपको पलटना पड़ेगा, भाई तू भी बुरा मत मान, अब देख हम भी करेंगे फिर कुछ तेरे साथ, जो तेरे घर वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा, तू साल भर बिस्तर पे रहेगा। तो और क्या जवाब है बताइए ऐसे लोगों से आनंद, आपको कुछ आखिरी में एक कमेंट और फिर हम इसको आज रैप करेंगे। देखिए वो है, इनका जो पॉइंट है वो बहुत गुस्से से पैदा हुआ है। गुस्से नहीं, वो मतलब स्वाभाविक है। वो 2-3 तरह का रेजिस्टेंस होता है। एक इनका, और जो एक रेजिस्टेंस है जिसकी चर्चा नहीं हुई यहाँ, एक पर्सनैलिटी टाइप भी होता है। अगर आप आउटगोइंग हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, तो होली आपके सामाजिक हैं तो अगर आप असामाजिक हैं, मैं असामाजिक मतलब असामाजिक तत्व है आप। नहीं, जैसे वही मैं बता रहा हूँ, हैरेसमेंट अपार्ट कि मेल फीमेल दोनों के लिए, कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और अपने में रहते हैं, उतने सामाजिक नहीं हैं, तो होली आपके लिए नहीं है। आप मनाते हैं? हम नहीं है, मैं नहीं उतना मना, अब जो भी हो अब उसका तो एक पर्सनैलिटी टाइप से भी ये डिफाइन होता है, वो महिलाओं में भी और पुरुष में भी, कि अगर मतलब उसके सामाजिक और राजनीतिक पक्ष को और जो जेंडर पॉलिटिक्स जो है, जेंडर पावर डायनेमिक्स को हटा दें, तो पर्सनैलिटी टाइप मेरे ख्याल से कई बार इंडिविजुअल्स पे भी बात करनी चाहिए कि अगर आपका व्यक्तित्व एक तरह का है तो आप होली में ढल जाइएगा, आपका व्यक्तित्व वो नहीं है तो आपके लिए वो बहुत बड़ा मतलब एक तरह से दंड है, एक तरह से आपके लिए पनिशमेंट है। फॉर द रिकॉर्ड, मैं अपनी होली पार्टियों के लिए मशहूर हूँ। टेसू के फूल हम रात से उबालना शुरू करते थे और कांजी का पानी और ठंडाई। असामाजिक नहीं हो, लेकिन बदतमीजी तुम करोगे तो हम उल्टा टांग देंगे। टेसू वाला जो है ना, ये बहुत संघी कल्चर है, इसको थोड़ा सा वो नेचुरल कलर है उसका, मतलब फूल भी अब संघी हो गए। टेसू को फूल रात से उबाल रहे हैं पौधे। अरे तो वो भाई जो काम अगर करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो, फिर क्या फायदा। अच्छा, फूलों से गुलाल भी बनाते थे? नहीं, फूलों से आप गुलाल उबाल के बनाइए, पूरे ड्रम भर के, उससे क्या बात है। तो इसके साथ हम इस चर्चा को यहाँ रोकेंगे। मैं बार बार फिर से आखिर में जो मैंने शुरुआत में एकदम बात कही थी कि थोड़ा सा हर आदमी की जो निजता है, जो उसका इंडिविजुअल स्पेस है, उसका सम्मान करने की कोशिश करें, खासकर होली के दिन, क्योंकि होली
इकलौता ऐसा मौका मुझे, ऐसे तो कभी भी हो सकता है, लेकिन इकलौता ऐसा मौका है जब मैं देखता हूँ कि बहुत संस्थागत रूप से दूसरों की प्राइवेसी, उसके निजता, उसके निजी प्राइवेट स्पेस को दखल करने की, उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की जाती है, घुसपैठ की कोशिश की जाती है। ऐसा ना करें। और मुझे लगता है होली का मजा भी तभी है जब आप अपने उस दायरे में होली खेलें जिनके साथ आप सहज हैं, जिनके साथ आप बहुत घुले मिले हैं, और एक वो दोस्तों का दायरा हो सकता है, फैमिली का दायरा, जो भी है, कोई भी सेफ अननेसेसरी अनजान आदमी के साथ घुसना, फिर उसको इस तरह से करना, खासकर महिलाओं के साथ ही करना, और वो जो मैंने कहा वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसको आज नहीं तो कल किसी न किसी, मतलब पॉलिटिकल क्लास को भी इस पर सोचना पड़ेगा कि आज भले उसको बढ़ावा दे रहे हैं और उसको राइट विंग ट्रोल करके, ऑर्गेनाइज ट्रोल के जरिए उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के साथ होने वाली होली की जो हर छेड़छाड़ है वो इतनी तेजी से वायरल होकर पहुंचती है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में, खासकर महिलाओं में दुनिया भर की, ये बहुत कॉमन एक मैसेज प्रिवेल कर रहा है। पिछले 3-4 सालों में मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है, जो कि एक मायने में है भी। जो आपने रेप का और ये सारा छेड़छाड़ का, बहुत सारा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का आंकड़ा दिया, वो तो एक पहलू है। होली के दौरान जिस तरह से सीधे सीधे उसके अपने निजी स्पेस का पूरी तरह से क्षरण हो जाता है, कपड़े लगा, रंग पोतना, किसी को टच करना, एक महिला को टच करना अपने आप में, मतलब अनजान महिला कोई जा रही है उसको टच करना। पहले हम लोग आए थे गाँव से, छोटी जगहों से, और हमें कुछ कहना, जैसे बसों में ट्रेवल कर रहे हैं ये वो, तो इतना बड़ा एक मेंटल ब्लॉक था कि हम अंग्रेजी में नहीं बोल पाते थे, या ये कि आगे खड़ा है कोई, रास्ता ब्लॉक करके खड़ा है, भीड़ भाड़ में, बसों में, ये वो। तो अब तो बहुत कॉमन एक वो हो गया, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा साइड, थोड़ा जगह दे दीजिए। वो उस समय तक हम लोग इतना यूज टू नहीं हुआ करते थे, और तब इतनी दिक्कत होती थी कि इनसे कैसे कहेंगे आगे से हट जाए कोई महिला। और उसी समय हम देख देते थे कि कोई अचानक से आता है और कंधे पे हाथ रख के थोड़ा साइड हट, ये हिम्मत कभी नहीं जुट पाती। तो आप किसी को टच कर रहे हैं, मतलब, और डेलिबरेटली टच कर रहे हैं, या आप बहुत आर्बिट्रेरी तरीके से होली के बहाने, होली के आड़ में, रंग के आड़ में टच कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें थी जिससे एक बहुत बुरा मैसेज जा रहा है। इस चीज़ को आज नहीं तो कल करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सोशल मीडिया का ज़माना है, अब वो बात नहीं आप कुछ भी कर रहे हैं और आपके मोहल्ले के बाहर किसी को नहीं पता है, ये सबको पता चलता है, सब लोग देखते हैं और सब लोग जज करते हैं और सब लोग निर्णय करते, उसके आधार पर अपने फैसले लेते हैं। एकदम आखिरी में अब रिकमेंडेशन, सबको फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षित होली मनाएं, सबके साथ मिलकर। अनुज चौधरी वाली होली ना मनाएं कि किसी को अपने घर में कैद रहना पड़े और कोई खुला सड़क पर सांड की तरह घूम रहा है, उसको अनकंट्रोल्ड। दोनों स्थितियों उससे बचें। रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। मुझे लगता है आनंद सबसे पहले आप अपना रिकमेंडेशन दें। मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, आनंद सोच रहे, तो शार्दुल। तो एक तो पुणे शहर पर हमारे साथी प्रतीक की एक रिपोर्ट है, तो अपराध कैसे बढ़ रहा है। प्रतीक ने पहले भी उस पर रिपोर्ट किया है पिछले 1-2 सालों में, लेकिन ये ताज़ी रिपोर्ट है। अगर आप रिफ्रेशर चाहते हो कि असल में क्या चल रहा है, मकबरे तो तोड़े ही जाएंगे, लेकिन असल में क्या चल रहा है शहर में, तो वो है। और दूसरा, इन सारी बातों में एक बात, अभी इतना सब चल रहा है, एक हेडलाइन छोटी सी थी वो रह गई। 12 मार्च, हम ये 13 को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 12 मार्च 1993 ब्लास्ट की वो भी थी सालगिरह मुंबई के। तो उस पर आज तो पता नहीं बन पाएगी, यानी एक अनुराग कश्यप ने पिक्चर बनाई थी ब्लैक फ्राइडे, वो देखिए, वो बड़ी अच्छी पिक्चर है। और बाकी कोई हैवी मैं इस हफ्ते नहीं दे रहा रिकमेंडेशन। होली है। और हाँ, होली पे अगर आप किसी की प्राइवेट स्पेस का सम्मान करके सेफ स्पेस में होली खेले तो जरूर मिले। दोस्तों से गिले शिकवे सबके हो जाते हैं, रिश्तेदारों से, उन्हें मिटाएं, आराम से बैठ के खाए पिए। बदतमीजी करेंगे तो बुरा मान भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, होली है। नहीं, फर्क तो खैर वो तो आपने किससे बुरा माना, उसकी काबिलियत पे फर्क पड़ता है, हो सकता है कुछ कर भी दे। आनंद, आपने सोचा कुछ? मनु जोसेफ के 3 में निबंध हाल में उन्होंने लिखे हैं मिंट पर, उसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि वो मतलब इस तरह के कमेंटेटर हैं जो न्यूज़ पे जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं और राजनीति पे भी नहीं करते हैं, और मानवीय स्वभाव और साइंस और वगैरह, और एक कहिए कि आइडियाज़ को एक्सप्लोर ज़्यादा करते हैं। तो उनके 3 निबंध जो हैं, एक कि मनोरंजन जो है बोरिंग कैसे हो गया एज ऑफ स्ट्रीमिंग में,
मतलब मनोरंजन जो है, मनोरंजन एक एक्टिविटी के तौर पे बोरिंग कैसे हो गया अभी स्ट्रीमिंग और स्मार्टफोन्स पे आने पे। एक्चुअली हम जिसको अपना समय भी दे रहे हैं कि हमारा समय बर्बाद करो, वो बर्बाद नहीं कर पा रहा है और बहुत घटिया तरीके से कर रहा है। बर्बाद कर रहा है। तो मतलब एक पॉइंट आता है, उसके बाद हम जो बोर भी नहीं हो पा रहे हैं ठीक हाँ से। बोर भी ठीक से, और अंत में नया तरीका जो मनोरंजन करने का आता है वो जो है एक अंत में उसका अंत यही होता है कि वो बोर करने का तरीका बन जाता है फिर। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये उनका दूसरा उनका एक कि वेस्ट जो है, जो पाश्चात्य विश्व है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसका अपील कैसे कम हो गया, उसका अट्रैक्शन क्यों कम हो रहा है, उसको उन्होंने अच्छे से एक्सप्लोर किया है, उसके डिफरेंट लेयर्स को। और तीसरा जो है कि हमारे विचार कैसे, हमारे मौलिक विचार, ओरिजिनल विचार नहीं हो के अभी के समय में दूसरे के विचार के का सिर्फ विरोध हो गए हैं कि अगर हम जिसको पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें हेट करते हैं, बस उनके विपरीत विचार दे देना, यही हमारी मौलिकता हो गई, कंट्रेरियन हो गए बस इसी में। तो मौलिकता इसमें हमारे हम जिसे समझते हैं कि ये मेरा व्यू है, एक्चुअली हो सकता है वो आपका व्यू नहीं हो। हाँ, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं उसका सिर्फ विरोध हो। तो ऐसा जो है इंटरनेट की दुनिया में, ये में और भी सोचने के कॉग्निटिव प्रोसेसेस में हम लोग ऐसे काम, तो इन तीनों विषयों पर उनका जो निबंध है, मेरे ख्याल से ये मेरा रिकमेंडेशन है। क्या बात है। अब रुचिका से रिकमेंडेशन ले लेते हैं। मैंने आई थिंक लास्ट ईयर देखा था, नेटफ्लिक्स पे है, एक बड़ा अच्छा शो है, कंक ऑन हिस्ट्री। बड़ा ही फनी शो है, बट वर्ल्ड हिस्ट्री के काफी आपको रिफ्रेशर मिल जाएगा, बट विद अ लॉट ऑफ कॉमेडी, बहुत अच्छी, वेरी गुड कॉमेडी, गुड ब्रिटिश कॉमेडी। तो वो अगर कोई देखना चाहे तो। बाकी मैं जो अभी किताब पढ़ रही हूँ वो आइकॉनोक्लास्ट, बाबा साहब अम्बेडकर पे किताब है, आनंद तेलतुंबड़े की। बहुत ही बढ़िया किताब है, बहुत कुछ आपको ऐसा सुनने को और सीखने को मिलेगा, इवन मी एज ए हिस्टोरियन, जो बाबा साहब के बारे में आपको पहले नहीं पता था। तो आई थिंक वो बहुत एक बढ़िया किताब है जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। और बाकी इन जनरल, क्योंकि टेम्पल डिस्ट्रक्शन की यहाँ बात हुई, तो इफ एनीबडी वांट्स टू रीड, तो एक बहुत अच्छी बुक है, पावर, मेमोरी एंड आर्किटेक्चर, रिचर्ड ईटन और फिलिप वैगनर की। वो साउथ में जो टेम्पल डिस्ट्रक्शन है साउथ इंडिया में, उसको बहुत अच्छे से मतलब डिस्क्राइब करती है, बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं, और बहुत एक नुआंस पर्सपेक्टिव है उसमें। वो अगर आप लोग पढ़ना चाहें कोई तो ठीक बात है। नाइस। तो ये बहुत अच्छे रिकमेंडेशन आए हैं। मेरा बहुत सिंपल सा एक रिकमेंडेशन है, और मजे की बात है कि मेरा और हृदय का वो रिकमेंडेशन, अभी हृदय का मैसेज आया है, वो सेम रिकमेंडेशन है। वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर औरंगजेब को लेकर 2 चैप्टर है, जो 2 हिस्सों में बनी है वीडियो, वो यूट्यूब पर उपलब्ध है, पूरा भारत एक खोज करके, उसको देख सकते हैं आप, और उससे आपको आइडिया लगेगा कि जो वो धर्म से ज़्यादा पावर की लड़ाई है, जिस पर कब्जे में कोई एक जीतता है, और वो उससे पहले भी उसी तरह से चलती रही, उसके बाद भी काफ़ी समय तक वैसे ही चलती रही। आज के दौर में भी रूप बदलकर वो पावर की लड़ाई चल रही है। आडवाणी जी आजकल संन्यास लेकर घर पे बैठे हुए हैं और कोई राज कर रहा है। तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग तरीकों से लड़ी जाती रही है, वो लड़ाई पावर की है, वर्चस्व की लड़ाई। तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के वो दोनों चैप्टर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अंडर ट्रस्ट की वो जो बुक है, मिथ, और वो हालांकि वो बहुत इस तरह से क्रेडिबल या उतना उसका नहीं होता मानते बहुत सारे लोगों ने, उस पर बहुत सारे सवाल किए, जैसे एक तो आनंद ने ही जो बताया, इसके बावजूद उसको पढ़ा जाना चाहिए, वो एक पर्सपेक्टिव तो देती है, तो उस किताब को पढ़ें। इसके साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ शार्दुल, कुछ मैं कह रहा था कि होली की विश श्रोताओं कर रहे थे, तो अगर आप हो सके
तो अपने होली के उल्लास में एक रंग ईमानदार पत्रकारिता का भी पिलाएं। नहीं तो आप देख सकते हैं मराठी टीवी चैनलों पे तो ये हफ्तों से चल रहा है औरंगजेब वाला डिबेट लॉर्ड सब बने हुए। जो आनंद बड़े एकेडमिक व्यू में कह रहे थे ना कि वो बहस करने के और केवल कॉन्ट्रेरियन उसे कहते हैं इंटरनेट की भाषा में डिबेट लॉर्ड्स, और वो कई बार इंसेल डिबेट लॉर्ड्स भी होते हैं। तो वो ना बने, अपने जीवन में ईमानदार पत्रकारिता का रंग भी अगर हो सके तो घोलें। भारत सरकार ने वैसे ही 12 लाख तक छूट दे दी है, तो थोड़े से न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें। हाँ, 2 चीज़ें हैं। हमारा एक एनएल सेना प्रोजेक्ट है जो कि भारत में हिरासत में, जो पुलिस के हिरासत में होने वाले टॉर्चर हैं, उसमें होने वाली जो मौतें हैं, पुलिस अत्याचार की जो कहानियां हैं, उस पर हमारा अगला एनएल सेना प्रोजेक्ट है, जिसमें हम देश के तमाम उन राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट्स और इन डेप्थ खबरें लाने का काम करेंगे, जिसके तहत पुलिस के ज्यादतियों के शिकार होकर लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं या फिर और तमाम तरह की दिक्कतें उठानी पड़ी हैं। हम दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के 5-6 उन राज्यों को इसमें शामिल करेंगे, बड़े राज्यों जो कि एनसीआरबी के डाटा में पुलिस या हिरासत में होने वाली टॉर्चर और मौतों के आंकड़े में सबसे ऊपर हैं। इसके अलावा हम हर हफ्ते आपसे बताते हैं, हमारा पूरे 1 साल चलने वाला जो कैंपेन है वो अभी भी जारी है, हवा का हक, फाइट टू ब्रीथ। इसके तहत आप हमसे जुड़ सकते हैं पूरे देश में। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले देश से बातचीत में भी आपको पता चला कि कैसे अब यह सिर्फ मेट्रोपॉलिटन बड़े शहरों की समस्या नहीं है, ख़राब हवा छोटे शहरों कस्बों तक ये पहुंच गई है, दूर दराज के गाँव पहाड़ों तक पहुंच गई है ख़राब हवा। तो इसको सुधारने के लिए क्या हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, जो राज कर रहे हैं, जिन्होंने हमें आपको कम से कम बुनियादी हवा पानी जैसी चीज़ें देने का वादा किया था और उनको आपने अपना वोट दिया था, क्या वो इस बुनियादी हक के लिए कुछ कर रहे हैं, जागरूक हैं, उसके लिए जवाबदेह हैं? इसको तय करने का अभियान है हवा का हक, फाइट टू ब्रीथ। इससे ज़रूर जुड़ें, इसको अपनी मदद दें। चर्चा कुछ दिनों तक फ्री है, अभी भी पेवॉल के बाहर है, कुछ दिनों बाद ये फिर से पेवॉल के पीछे होगी। तब आपको न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होगी और तब आप इस QR कोड को ध्यान से देख लीजिए, इसको स्कैन कीजिए। बहुत सारे विकल्प हैं न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के। विज्ञापन से मुक्त, किसी भी तरह के कॉरपोरेट के विज्ञापन से, किसी भी तरह की सरकारों के विज्ञापन से मुक्त पत्रकारिता अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारी मदद करें न्यूज़ लॉन्ड्री की। बहुत बहुत शुक्रिया रुचिका, आनंद, शार्दुल और हृदय, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हैप्पी होली आप सबको। बाय बाय बाय, हैप्पी होली। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।